हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो जैसा कि आज हम पढ़ रहे हैं अपने आपकी 8वीं की जो पुस्तक है रुचिरा, उसके भाग 3 में भी उसका जो पाठ है, सप्तम पाठ है, सप्तमः पाठ जिसका नाम है भारत जनता अहम। ये हम ही से जुड़ा हुआ पाठ है, हमारे बारे में ही, हमारी ही विशेषताओं को बताया गया है। इस पाठ को पढ़ते हैं, यानी भारत जनता अहम, भारत में रहने वाली जनता हूं मैं। तो लिखा है प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कहते हैं कुल शिरोमणि कौन है? डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्धृत है, यानी आभार के साथ में हमने वहां से ली है। कौन है? आधुनिक कवि हैं। आधुनिक भी कवियों में कौन है? आधुनिक कवियों के कुल शिरोमणि है, मतलब आधुनिक कवियों का जो कुल है उसमें भी सबसे अच्छे शिरोमणि, शिर के मणि, ये मान लीजिए शिरोमणि का मतलब यानी सिर पर भी विराजमान होने वाली मणि के अनुसार कि जैसे हैं डॉक्टर रमाकांत शुक्ल, उनके द्वारा रचित है ये कविता भारत जनता अहम से वहां से ली गई है। इस कविता में कवि ने भारतीय जनता के सरोकारों, उसके विविध कौशलों, कहते हैं विविध रुचियों आदि का उल्लेख किया, करते हुए बताया कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पर हमारी ही विशेषता हमें बताई जा रही है संस्कृत में, यानी भारतीय जनता कैसी है। देखा जाए तो कहें कि भिन्नता में भी एकता है। यहाँ पे हमारे भारत में की बात करी जाए तो आपको हर राज्य में क्या कहें कि अगर आप हर 4 या 5 किलोमीटर आगे चले जाइए तो वहाँ की बोलियाँ बदल जाती हैं, बोली बदलती है, भाषाएं अलग हैं, रंग रूप में भी देखेंगे आप अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी सभी साथ रहते हैं। फिर भी कैसे हैं? साथ में हैं, अलग अलग है, धर्म जाति सब बहुत बहुत विभिन्नताएं हैं। कोई एक जैसा नहीं है कि एक ही जाति की या एक ही समूह के लोग इस देश में रहते हों। कई प्रकार की जाति, कई प्रकार की बोलियां हैं, कई प्रकार की भाषाएं हैं, कितनी भी विभिन्नताएं होते हुए भी सब साथ में हैं। कितनी बड़ी विशेषता है। इन्हीं विशेषताओं को यहाँ पर हमारी इस कविता में बताया गया है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है अभिमान धना विनय उपेता शालीना भारत जनता अहम। कहते हैं कुलिशादपि कठिना कुसमादपि, कहते हैं कुलिशादपि कठिना और कुसमादपि सुकुमारा भारत जनता आम। कितनी अच्छी बात कही है। यहाँ से कहेंगे मैं अहम, यहाँ पे क्या है? ये अवग्रह, जहाँ देखिए अ समझ लीजिएगा, यहाँ पे अ लिखा है। अहम यानी मैं भारत की जनता हूँ। मैं भारत की जनता कैसी हूँ? अभिमान धना यानी स्वाभिमान से धनी, मेरे अंदर स्वाभिमान है यानी कर्मठता। मैं अपने अभिमान और स्वाभिमान दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। एक अभिमान घमंड को दिखा देता है और एक अभिमान हमें अपनी मातृभूमि पर अभिमान, हमें हमारे देश पर अभिमान, हमारी की यहाँ की संस्कृति पर अभिमान, हमारे यहाँ के साहित्य पर अभिमान, ये अभिमान हमारे गौरव को दर्शाता है। तो कहते हैं अभिमान धना, मैं अभिमान से धनी हूँ। मैं कैसी हूँ? भारत की जनता मैं कैसी हूँ? कहते हैं अभिमान धना, धनवान हूँ मैं, अभिमान के धन से, मैं अपने देश के गौरव के अभिमान से मैं धनी हूँ। विनय उपेता, विनय उपेता किससे मिलकर बना है? विनय और उपेता दो शब्दों से मिलकर बना है। विनय और उपेता, उपेता का अर्थ होता है साथ या उससे भरी हुई या उसके साथ में। विनय के साथ वाली, हमेशा विनम्र रहने वाली, विनय के साथ में रहने वाली। या अभिमान से भी धनी हूँ और विनय भी, मेरे अंदर अभिमान भी है, स्वाभिमान भी है और विनय के साथ भी हूँ और मेरे अंदर विनम्रता भी है। शालीनता भी है मेरे अंदर, शालीनता यानी मेरे अंदर शांति भी है, सहनशीलता भी है मेरे अंदर। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। अब उसके बाद क्या बताया गया है कि मेरे अंदर शालीनता है, विनय विनम्रता है, विनम्रता के साथ में हूँ मैं, विनम्रता मेरे साथ है, विनय अभिमान मेरे अंदर स्वाभिमान है, तो विनम्रता भी है, शालीनता है। और कहते हैं कि कुलिशाद अपि, और कुलिशात जितनी यानी वज्र से भी ज्यादा। कुलिश शब्द किसके लिए आया है? हमारा वज्र के लिए। कहती है कुलिशात अपि, ये कुलिशाद अपि किस से मिलकर बना हुआ है हमारा शब्द? यानी कुलिश और
हमारा हो गया कुलिशात और अपी से, यानी कुलिश की भांति कठोर भी हूं, कुलिश जैसी कठोर भी, कुलिशादपि कठिना, यानी वज्र जैसे, कुलिश कैसा होता है, कुलिश का अर्थ होता है वज्र, वज्र जैसी कठिन कठोर भी हूं। तो कुसुमातपि यानी कुसुम जैसी सुकुमार भी, कुसुमात यानी कुसुम जैसी सुकुमार भी का अर्थ यहाँ अपी में निकलेगा। ठीक है, तो क्या कहा है, कुलिशात कठिना अपि, कुलिश जैसी कठिन भी हूं, यानी वज्र जैसी कठोर भी, तो फूल जैसी सुकुमारी यानी फूल जैसी कोमल भी मेरा हृदय है। जहां कहीं बुराई के लिए अगर बात आ जाए, अपनी देश की रक्षा की बात आ जाए, तो मेरा हृदय कैसा है, कहते हैं मैं जो भारत की जनता हूं, मैं वज्र से भी ज्यादा कठोर हूं, लेकिन जहां प्रेम की बात आती है तो कुसुमात अपि सुकुमारा, तो मैं कुसुम से भी सुकुमार यानी कोमल हूं। यानी प्रेम अगर कोई करते हैं, मैत्री का भाव जहां आता है, वहां पर हम कहते हैं फूल से भी ज्यादा हम सुकुमार यानी कोमल है। हमारा हृदय कैसा है, उससे भी ज्यादा कोमल है। तो ऐसी मैं भारत की जनता हूं। तो अब यहाँ से अर्थ देखिए। अच्छा, हमने संधि अर्थ क्यों बताया यहाँ पे संधि शब्द, जिससे कि हमें अर्थ सही पता चले। जैसे कुशिलादपि किससे मिलकर बना था हमारा, कुलिशात अपि। और अब इसमें तो विशेषण विशेषित तो क्या बताएं कि सभी तो विशेषता ही आ रही हैं इसमें, है ना। भारत जनता की क्या क्या विशेषताएं हो गई, अभिमान धना, विनयोपेता, शालीना, है ना, कुलिशातपि कठिना, कुसुमातपि सुकुमारा, ये सभी क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। कैसी हो गई, सभी किसकी, भारत की जनता की विशेषताएं हो गई। अपने इस पाठ में तो विशेषताएं ही आनी है। किसकी विशेषताएं आनी है, सब हमारी भारत की जनता की विशेषताएं आनी है। तो समझ में आया। ऐसे ही कुसुमादपि किससे बना है, कुसुमात और अपि से। कुसुमात कठिनात अपि यानी कुसुम से भी सुकुमार हूं, कुसुम से भी का अर्थ कहां से आया, अपि से, कुसुम से भी सुकुमार, है ना। कुसुम से, कुसुमात से का अर्थ कहां से आया, हमारी पंचमी विभक्ति से का अर्थ आया पंचमी, यानी कुसुम से भी कोमल, कुलिश वज्र से भी कठोर। मैं कैसी हूं, कहती हूं भारत की जनता हूं। जनता शब्द हमने क्यों, भारत का जनता हूं क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि भारत की जनता का जो शब्द है वो आकारांत है, और आकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्द होते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत की जनता हूं। भारत का जनता हूं कहीं नहीं कहते हैं। कहा जाता है क्या, कहते हैं क्या कभी कि मैं भारत का जनता हूं ऐसा बोलते नहीं, क्या कहते हैं, मैं भारत की जनता हूं, क्योंकि जो आकारांत शब्द होते हैं वो हमारे स्त्रीलिंगवाची शब्द होते हैं। ठीक है, अब इसका अन्वय देख लेते हैं। अन्वय का अर्थ क्या होता है, हमने जितने भी पद्यांश आपको पढ़ाए हैं अभी तक, उनमें हमने आपको बताया था कि कवियों के पास क्या होता है भाई, लिखने की शैली होती है, और शैली में भी क्या होता है, छंदबद्ध वो रचना करते हैं। और छंद जो होते हैं वो क्या करते हैं, छंदों में हर एक मात्राओं का एक उनका पैरामीटर रहता है। कैसे, कहते हैं कि ये वाले हमारा जो पहला चरण है, इसमें इतनी होनी चाहिए मात्राएं, दूसरी इसमें होनी चाहिए, तीसरी इसमें, और चौथी में इतनी। कुछ मात्राओं की सीमा होती है, उस सीमा के बाहर नहीं जा सकते हैं, है ना। तो भाई उन्हें तो रचना करनी है, तो शब्दों का आगे पीछे क्रम बदल जाता है, लेकिन अन्वय में हम उस क्रम को सीधा लिख देते हैं। अपने जिस प्रकार से हम उसको समझा रहे हैं उसी क्रम में अन्वय को लिख देना कि अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता हूँ, अभिमान धना, अभिमान से धनी, विनयोपेता, विनय के साथ में विनम्रता के साथ वाली, शालीना च अस्मि, और मैं शालीन भी हूँ। अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता, कुशिलादपि कठिना, कुशिल से भी यानी वज्र से भी कठिन, और कुसुमात अपि यानी कुसुम से भी सुकुमार अस्मि। मैं कैसी हूँ, मैं फूल से भी ज्यादा कोमल हूँ। ये इसका अर्थ निकला। अब इसी के अपन शब्दार्थ देख लेते हैं। अभिमान धना का अर्थ क्या हुआ, अभिमान रूपी धन से धन वाली। विनय उपेता, हमने बताया था ना कि विनय उपेता यानी विनम्रता से भरी हुई, या विनम्रता से पूर्ण, या विनम्रता के साथ वाली, युक्तता का अर्थ बता दिया। कुशिलादपि, कुलिशात अपि, सॉरी कुशलात कह रहे हैं हम, कुलिशात, कुलिश का शब्द का अर्थ क्या हुआ, वज्र से भी।
कठिना यानी कठोर, कठिन हूं मैं, कठोर हूं। भारत जनता अहम, भारत की जनता हूं मैं। अहम का अर्थ हुआ मैं, भारत जनता, मैं भारत की जनता हूं। कुसुमात अपि, तो कहते हैं कुसुमात और अपि शब्द से मिलकर बना हुआ है, यानी अत्यंत कोमल, फूल से भी, सॉरी देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ लिखा है, सुकुमार का अर्थ, सुकुमारा का अर्थ होगा अत्यंत कोमल, और कुसुमात अपि का अर्थ होगा फूल से भी, क्योंकि कुसुमात शब्द में निकला, कुसुमात में आत शब्द पंचमी विभक्ति से है, और पंचमी विभक्ति जहाँ लगती है वहाँ पे से का अर्थ निकालते हैं, से का अर्थ निकालते हैं, युक्तता के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। तो यहाँ पर भले अलग होने का भाव नहीं आ रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि फूल से भी कोमल, यानी उसके अंदर उस चीज की कोमलता का भाव आ रहा है। तो यहाँ पे जो से शब्द आया, आत लगा हुआ था, इसलिए हमने उसका अर्थ लगाया कि फूल से, और अपी है तो भी लगा दिया। अपी का अर्थ क्या होता है? भी। तो इस प्रकार से इसका अर्थ क्या बना? कुसुमात अपी का अर्थ क्या बना? फूल से भी, और सुकुमार का अर्थ बना अत्यंत कोमल। तो ये आपके शब्दार्थ हो गए, ठीक है। अब आगे विशेषता बताई, ये सारी बता दी। अभिमान धना, विनयोपेता, शालीना और कुलिशातपि, कठिना, और कहते हैं कुसुमादपि सुकुमारा, भारत जनता अहम। अब आके कहते हैं निवसामी समस्ते संसारे, पूरे संसार में निवास करती हूँ मैं, भारत की जनता हूँ मैं, लेकिन मैं क्या जानती हूँ, मैं केवल भारत को ही अपना घर ना मान के, मैं तो अपनी वसुंधरा, अपनी पृथ्वी को ही मैं ये मानती हूँ कि मैं केवल एक देश में नहीं, मैं ये मानती हूँ कि मैं एक संसार में मैं इस संसार में रह रही हूँ। तो निवसामी समस्ते संसारे, तो मैं तो समस्त संसार में निवास करती हूँ। और मन्ये यानी मानती हूँ, चा कुटुम्बम, और सारे वसुंधराम यानी पृथ्वी में रहने वालों को, और पृथ्वी में रहने वाले सभी लोगों को क्या मैं अपना कुटुंब, पूरी पृथ्वी को ही अपना कुटुंब या अपना परिवार मानती हूँ। वसुंधराम च मन्ये, और मानती हूँ, कुटुंबम वसुंधराम, वसुंधरा को यानी पृथ्वी को अपना कुटुंब मानती हूँ। ना कि हमारा एक जो घर है उसको हम परिवार मानते हैं, हमारे पृथ्वी पर रहने वाले हम सभी को अपने भाई बहनों या अपने बंधुओं जैसा मानते हैं। तो कहते हैं निवसामी समस्ते संसारे, मैं पूरे संसार में निवास भी करती हूँ, और मन्ये और मानती हूँ, और का अर्थ हम यहाँ से निकाल रहे हैं च से, च मन्ये और मानती हूँ, कुटुंबम वसुंधराम, और पूरी पृथ्वी को मैं कैसा मानती हूँ? अपना कुटुंब मानती हूँ। प्रेयः यानी प्रियता, और श्रेयः और श्रेष्ठता, और का अर्थ यहाँ निकालेंगे, कहेंगे प्रिय और श्रेष्ठ, कहते हैं चिनोमि उभ्याम, मैं दोनों को ही, चिनोम्य उभ्याम कहाँ से बना है? चिनोमि उभ्याम, चिनोमि यानी चुनती हूँ, और उभ्याम का अर्थ हो जाएगा दोनों को। उभय शब्द का अर्थ क्या होता है? दोनों का अर्थ। कहते हैं उभयम लिखा हुआ है ना उसमें, तो किस किस से बनेगा? चिनोमि उभयम, यानी दोनों को, ठीक है। यहाँ ई की मात्रा या में बदली, यण संधि का नियम लगा, ऊ की मात्रा उस या में आके जुड़ गई, तो ये मा रह गया आधा। तो कैसे बना हमारा ये? चिनो और माँ आधा रह गया, क्योंकि छोटी की मात्रा या में बदल गई, ऊ की मात्रा यहाँ आ गई, और भयम हमने यहाँ लगा दिया। तो ये क्या बन गया? चिनोम्युभ्यम, ठीक है। जबकि अर्थ कहाँ से बना है? चिनोमि उभयम, यानी चुनती हूँ, उभयम दोनों को ही। सुविवेका और विवेकशील हूँ मैं, भारत जनता अहम, भारत की मैं जनता हूँ। अब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं विवेक से युक्त हूँ, विवेक है मेरे पास, और श्रेय और प्रियता मैं दोनों की, मैं श्रेष्ठता को भी चुनती हूँ, यानी अच्छाई को भी चुनती हूँ, कल्याण को भी चुनती हूँ, और प्रेम को भी चुनती हूँ, यानी जिसमें लोगों की भलाई हो, लोगों का जहाँ पे प्रेम हो मैं उसको भी चुनती हूँ, और जहाँ पे लोगों का कल्याण हो रहा हो मैं उस भावना को भी चुनती हूँ। क्योंकि कुटुंबम मन्ये च, और मैं क्योंकि मैं मानती हूँ कुटुंबम वसुंधरा, मैं इस पृथ्वी को अपना घर मानती हूँ। तो सभी के लिए प्रिय भावना यानी प्रेय यानी प्रियता, श्रेय यानी श्रेष्ठता,
प्रियता और श्रेष्ठता चिनोमी उभयम, मैं तो दोनों का ही पक्ष में हूँ। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि सिर्फ कल्याण हो, मैं ये नहीं चाहती कि सिर्फ प्रेम हो, मैं तो प्रेम और श्रेष्ठता दोनों को चाहती हूँ। सुविवेका अहम, और मैं विवेक से युक्त, सु यानी साथ में है जिसके, विवेक, सुविवेका यानी विवेक से युक्त, और विवेक से युक्त भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। तो इसका अन्वय देखें कि अहम भारत जनता समस्ते संसारे निवसामि, पूरे संसार में निवास करती हूँ। अहम वसुंधराम च कुटुंबम मन्ये, मैं पूरे वसुंधरा को कुटुंब मानती हूँ। सुविवेका, और विवेक के साथ में भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। जो प्रिय श्रेय च उभयम चिनोति, जो प्रियता यानी प्रेम और श्रेष्ठता दोनों को चुनती है। ठीक है, तो ये हमारा अन्वय बन गया। अब देखते हैं, मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। मैं सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि वाली, ये ना सुविवेक, अच्छा विवेक रखने वाली, अच्छी बुद्धि वाली भारत की जनता प्रिय और कल्याणकारी दोनों को ही चुनती हूँ। यानी मैं लोगों का को प्रेम करना भी चाहती हूँ, दोनों लोगों को का कल्याण भी चाहती हूँ, है ना। तो हमारा शब्दार्थ बनेगा संसारे यानी संसार में, निवसामी यानी रहती हूँ। निवसामी, आमी लगा हुआ है तो हूँ का अर्थ आएगा ही, है ना। जो हमारी क्रियाएं होती है ना, ती तह अंति, वो किस लिए पठ में ती क्यों लगाते हैं, पठ में तह क्यों लगाते हैं, पठ में आमी क्यों लगाते हैं? क्योंकि कभी जब हमें कहना है पढ़ता है तो लगाएंगे पठती, और कहीं लिखना है पढ़ता हूँ तो लगाएंगे पठामी। वही हमने जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की भी आपको बातें बताई थी। ठीक है, तो लिखा है संसार यानी संसार में, और नहीं भी बताई हैं तो चिंता रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, केवल 5-10 दिन का, बस अपनी जैसे पाठ होंगे वैसे ही आपको ये सारी चीजें भी शुरू हो जाएंगी। निवसामी यानी रहती हूँ, वसुंधराम यानी पृथ्वी को, है ना। कहते कुटुंबम यानी परिवार, प्रिय यानी प्रिय कर, अच्छा लगने वाली, प्रिय, श्रेष्ठ, श्रेय यानी कल्याणकारी, चिनोभ्यम यानी चिनोमी उभयम, दोनों को ही चुनती हूँ। सुविवेका यानी अच्छे विवेक या बुद्धि वाली। अब आगे चलते हैं, कहते हैं विज्ञान धना अहम, विज्ञान के धन से भी धनी हूं मैं। मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति को मानते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम विज्ञान के साथ में कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहे हैं। जो सारा संसार विज्ञान की ओर प्रगति कर रहा है, वैसा विज्ञान के धन से, विज्ञान धना अहम, मैं विज्ञान के धन से भी धनी हूँ, और ज्ञान धना अहम, और मैं ज्ञान से भी धनी हूँ। क्यों ज्ञान से धनी है, इस बात का क्यों हमें अभिमान है? क्योंकि ये संस्कृत अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उस चीज को ये मान लीजिए कि ये ही संस्कृत है। इसी संस्कृत की जो वेदों की जो रचना हुई है, बाकी के पूरे संसार में जब लोग वो अर्ली मैन कहते हैं ना, आदि मानव, उस तरह का जीवन जी रहे थे, तब यहाँ के ऋषि मुनियों ने श्रेष्ठ वेदों की रचना की। तो विज्ञान धना यानी इतना अच्छा हमारी जो संस्कृत है, उस जितना श्रेष्ठ साहित्य पूरे विश्व में नहीं है। पूरे विश्व के बड़े से बड़े दार्शनिकों ने भी ये माना कि हाँ, भारत के जो वेद हैं वो सबसे प्राचीन और सबसे श्रेष्ठ हैं, है ना। जब आप इसके लिए एक छोटी सी एक बात है, एक घटना है कि जो आपका रिकॉर्डर होता है ना, जो माइक होता है, रिकॉर्डर शुरू हुआ था, ऑडियो रिकॉर्डिंग करने वाला टेप रिकॉर्डर, जब उसका आविष्कार किया ना, तो उसमें कहा गया कि भाई पहला इसमें कुछ ऐसा बोला जाए जो सबसे श्रेष्ठ हो। तो किससे बुलवाया जाए? तो मैक्स मूलर, जो विदेशी दार्शनिक थे, उन्हें दिया गया कि भाई ये तो बहुत बड़े दार्शनिक हैं, भाई विदेश वाले तो वो तो उन्हीं से करवाएंगे। तो उनसे कहा कि भाई आप इसमें पहला कुछ रिकॉर्ड करना है, तो भाई इसका आज उद्घाटन कर रहे हैं, तो इसमें कुछ आप ऐसा बोलिए कि जिससे कि इसमें कुछ अच्छी चीज़ रिकॉर्ड हो। तो आप ये मानिए कि जब उसमें उन्होंने रिकॉर्ड किया तो पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने उसमें हमारे वेद, हमारा ऋग्वेद के अग्नि सूक्त का पहला मंत्र बोला। और उन्होंने से जब पूछा गया कि आपने भारत में के रचे हुए वेद के ऋग्वेद का ये मंत्र आपने क्यों नहीं बोला? बाकी सारी चीज़ें, बाइबल और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी सब कुछ बना हुआ है, वो सब चीज़ें क्यों नहीं बनी? तब उन्होंने ये चीज़ कहा कि इससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता था। विश्व के श्रेष्ठ ग्रंथों में से वेदों को सर्वश्रेष्ठ उन्होंने माना।
तो दुर्भाग्य कभी कभी ऐसा लगता है कि जहाँ विदेशों में हमारी संस्कृत की इतनी पूछ परख है, जहाँ पे उसको इतना श्रेष्ठता माना जाता है, उसकी वैज्ञानिकता को मान लेते हैं लोग कि हाँ इतनी वैज्ञानिक भाषा कोई हो नहीं सकती है, और यहाँ जहाँ की दुर्भाग्य इतना है कि बच्चे संस्कृत के शब्द से घबराते हैं। हमारे भारत के बच्चे संस्कृत पढ़ने से घबरा रहे हैं। तो भाई अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपनी मूल जड़ को तो पकड़ के रखिए कि संस्कृत हमारी यहीं की भाषा है। ऐसा ना हो कि विदेश वाले तो सीख जाएं संस्कृत बोलना और हम देखो तो हम जो संस्कृत के हैं हम अपनी भाषा ही को भूल जाएं, है ना। तो अपनी भाषा को पकड़ के रखिए। हम ये नहीं कहते हैं, विरोधी नहीं है किसी भाषा के कि आप दूसरी भाषा इंग्लिश या हिंदी या कोई और भाषा नहीं सीखिए। भाई हमारी बुद्धि है, हमारे भगवान ने बुद्धि दी, हम कई भाषाओं को सीखिए, लेकिन अपनी भी मूल को पकड़ के रखिए। तो विज्ञान आगे चलते हैं। विज्ञान धना अहम, मैं विज्ञान से धनी हूँ। ज्ञान धना अहम, मैं ज्ञान से धनी हूँ, ज्ञान का भी धन है मेरे पास। साहित्य कला, साहित्य के मामले में अगर जाएं तो उससे, और संगीत परा, साहित्य कला से हो चाहे संगीत से हो, परा यानी परिपूर्ण है। आगे लिखा है अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने, यानी अध्यात्म रूपी सुधा का अर्थ क्या होता है, अमृत, और तटिनी का अर्थ क्या होता है, हमारी नदी। यानी अध्यात्म रूपी सुधा की तटिनी, यानी अध्यात्म किसको कहा जाता है, हमारे आत्मचिंतन को। जब क्या होता है कि मेडिटेशन जो कहा जाता ना है, जिसमें देखिए कहीं ना कहीं ये बात तो यथार्थ है कि हमारा जो शरीर है वो उसके अंदर एक आत्मा होती ही है ना। क्योंकि ये जो शरीर है किसी कोई कहीं से मशीन या बैटरी तो लगी नहीं है, कहीं चार्जिंग पॉइंट तो है नहीं है जहाँ से चार्ज हो रहा हो या कुछ हो रहा हो। कैसे ये चलायमान है, इसके अंदर चैतन्यता कैसे है, कैसे आपको बोलने की, सुनने की कहाँ से शक्ति आती है, और क्यों ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए भी कभी जब वही आत्मा जब बाहर हो जाती है तब फिर वही शरीर कोई किस काम का नहीं रह जाता। वही आंखें भी हैं उसी में, हाथ भी हैं, पैर भी हैं, सब चीज़ें वही रहती हैं। अचानक हृदय गति रुक जाती है, क्यों रुक जाती है, कौन सी वहाँ पे कौन सी मशीन बंद हो गई, कौन सा स्विच ऑफ किया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। यानी अब इस चीज़ का चिंतन, अध्यात्म का चिंतन, जब हम अपने मन का चिंतन करते हैं या फिर हम ईश्वर की उस शक्ति का ध्यान करते हैं, तो इस सुधा, तो जब उस स्टेज पे कोई भी लोग पहुंचते हैं, जो भी मनुष्य उस स्थान पे पहुंचते हैं, तो ये बिल्कुल यथार्थ बात है कि जब आप ऐसा चिंतन करेंगे तब आपका मन ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल अमृत जैसे पान कर लिया हो, या लगे कि अमृत रूपी नदी में स्नान के द्वारा। तो वो यही कह रहे हैं कि मैं जो भारत की जनता हूं, मैं आध्यात्म रूपी नदी में, अध्यात्म रूपी जो अमृत की नदी है, अध्यात्म को अमृत जैसा माना गया है, जैसे अमृत को प्राप्त कर लेते हैं, या फिर ये कहें कि हम अपने सही मूल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं कि व्यक्ति है, मनुष्य का रूप है, या जो भी प्राणी है जगत में, वो कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है, ये सारी चीज़ें हमें अध्यात्म से प्राप्त होती हैं। तो कहते हैं अध्यात्म सुधा तटिनी, यानी अध्यात्म रूपी जो अमृत है उसकी नदी में स्नान, यानी स्नान करने के द्वारा, परिपूता, यानी मैं कैसा हूँ, पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ जो अध्यात्म रूपी अमृत की नदी में स्नान करने के द्वारा पवित्र हूँ। तो हमारा क्या बनेगा इसका अन्वय, अहम भारत जनता ज्ञान धना विज्ञान धना अस्मि, साहित्य कला संगीत परा अस्मि। अस्मि यहाँ पे लगा दिया है हूँ का अर्थ बताने के लिए। आप लगाना चाहें तो लगा दें, नहीं लगाना हो तो नहीं भी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे अर्थ पूरा करने के लिए हूँ शब्द लगा दिया कि मैं भारत की जनता ज्ञान धना विज्ञान धना अस्मि, साहित्य कला संगीत परा अस्मि, अहम आध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूता अस्मि। मैं स्नान अध्यात्म रूपी अमृत की नदी में स्नान करने के द्वारा मैं कैसी हूँ, मैं पवित्र हूँ। तो मैं भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। मैं साहित्य संगीत कला आदि के से ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी का बा क्या होगा, नदी में स्नान के द्वारा, स्नान करने के द्वारा पवित्र हूँ। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका तीसरा वाला हमारा पंक्ति। अब आगे देख लेते हैं
ज्ञान धना यानी ज्ञान रूपी धन वाली, विज्ञान धना विज्ञान रूपी धन वाली, जो अपन पहले ही बता चुके हैं। संगीत परा संगीत से परिपूर्ण, आत्म अध्यात्म सुधा तटनी अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करके परिपूत यानी पवित्र। अब आगे देख लेते हैं, लिखा है मम गीतेर मुग्धम समम जगत यानी समम यानी संपूर्ण, मम यानी मेरे, मेरे गीतेर यानी गीते यानी गीतों के द्वारा मुग्ध है जगत, गीतेर जो र आया है कहां से आया, विसर्ग, तो गीते है मेरे गीतों के द्वारा, क्या है, मेरे गीतों के द्वारा मुग्ध समम जगत, सारा जो जगत है, सारा संसार है मेरे गीतों से मुग्ध है। मम नृत्यर मुग्धम समम जगत, और मेरे नृत्यों से, हमारे यहाँ होने वाले जो नृत्य होते हैं हमारी भारत की जनता की अलग अलग प्रकार के इतने, अगर देखी जाए क्लासिकल डांस में आप जाएंगे तो ऐसे ऐसे डांस मिलते हैं, अपना भरतनाट्यम हो गया, अपने कथकली हो गया, हमारे मणिपुरी हो गए, तो इतने समृद्धशाली इतने अच्छे अच्छे नृत्य हैं। तो कह रहे हैं मम मेरे नृत्यर नृत्यों से मुग्धम समम जगत, पूरा जगत संसार मुग्ध हो जाता है मेरे नृत्यों से। मम काव्येर मुग्धम समम जगत, और हमारे यहाँ के काव्यों से भी मुग्ध हो जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया। रस भरिता भरत जनता अहम, यानी रस से भरी हुई, आनंद रूपी रस से भरी हुई भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। रस भरिता का अर्थ ये नहीं है कि रस से भरी हुई, ऐसा नहीं है कि किसी कोई रस भरा हुआ है, आनंद रस, आनंद रूपी गीतों का रस हो, नृत्य का रस हो, काव्य का रस हो, तो इन रसों से कैसी है, भरिता भरी हुई मैं भारत की जनता हूँ। तो इसका अन्वय क्या बनेगा, मम गीतई यानी मेरे गीतों के द्वारा समम जगत मुग्धम, सारा जगत मुग्ध है। मम नृत्य मेरे नृत्यों के द्वारा समम जगत, पूरा जगत कैसा है, मेरे नृत्यों से जगत मुग्ध है। मम काव्यई समम जगत मुग्धम, में हमारे काव्यों से जगत मुग्ध है। अहम रस भरिता भारत की जनता, मैं आनंद के रस से भरी हुई कैसी हूँ, भारत की जनता हूँ। यही अर्थ भी निकल आया, जो हमने हिंदी में बता दिया है वही यहाँ पे लिख दिया है कि मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध है, मेरे नृत्य से सारा संसार मुग्ध है, मेरे काव्य से सारा संसार मुक्त है, मैं आनंद रस से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। तो गीतई मुग्ध किससे बना हुआ है, गीतई मुग्धम शब्द से। नृत्यई मुक्त किससे बना है, नृत्यई मुग्धम से, मुख्यम नहीं है ये, मुग्धम है, ठीक है, मुग्धम, और माँ भी आधा हलंत वाला आएगा। काव्यैर मुग्धम, तो ये काव्य लिखा हुआ है, काव्य कर लीजिएगा, काव्यैर, काव्यैर यानी जो र आया है वो विसर्ग से आया है, रत्व संधि का नियम लगा है यहाँ पे, बताएंगे ये भी आपको। काव्यैर मुग्धम यानी काव्य से मुग्ध या मोहित, समम यानी संपूर्ण, जगत यानी संसार, रस भरिता आनंद से परिपूर्ण या रस से भरी हुई। और कैसी ही विशेषताएं हैं, उत्सव प्रिय अहम, उत्सव से प्रिय हैं। आपने देखा होगा हमारे भारत में कितने उत्सव मनाए जाते हैं, उत्सव की तो भरमार है ना, बहुत उत्सव मनाए जाते हैं, तो उत्सव प्रिय हैं, तभी तो उत्सव मनाते हैं हम। इससे क्या होता है, एक मिलजुल की भावना बढ़ती है, एक मन में एक क्या होता है, हर्षोल्लास बढ़ता है हमारे अंदर। क्या होता है कि जब कुछ नई हमारे यहाँ पे किसी भी चीज़ का जब त्यौहार हम मनाते हैं तो उस समय क्या होता है, खुशी होती है, आनंद होते हैं, सब चीज़ें, दिनचर्या तो चली रही है, जीवन तो जी ही रहे हैं, लेकिन उत्सव से क्या होता है, मिलने जुलने की भावना बढ़ती है, एक दूसरे से हम मिलते हैं और उसको साथ में मिलकर मनाते हैं, तो बंधुत्व का भाव आता है ना। उत्सव तो कहते हैं हम कैसे हैं, उत्सव प्रिया अहम, श्रम प्रिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम गाते बजाते रहें, नाचते करते रहें और सिर्फ हम करते रहते हैं, यानी सिर्फ हम उत्सव मनाते रहते हैं, त्योहार मनाते रहे, नहीं, कह रहे उत्सव प्रिया अहम, तो श्रम प्रिया अहम, मेहनत भी हम करते हैं। पद यात्रा, पैदल यात्रा भी करने में हम पीछे नहीं हटते। कांवड़ यात्रा आपने देखी होगी कि लोग जाने कितने किलोमीटर पैदल चलकर ले आते हैं, गंगा जल एक जगह से दूसरे स्थान पे ले आते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं लोग। पद यात्रा, देशाटन प्रिय, और देश विदेशों को घूमने में भी हम प्रिय हैं। ऐसा नहीं है कि हमें देश विदेश की जानकारी अच्छी नहीं लगती या देश विदेशन में हमें जाना अच्छा नहीं लगता। देशाटन यानी देश का भ्रमण भी हमें अच्छा लगता है। लोक क्रीड़ा आसक्ता, लोक क्रीड़ा यानी जो संसार में जो क्रीड़ाएं हो रही हैं, खेल हो रहे हैं, उनके प्रति भी आसक्त हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जिस धर्म में चले आ रहे हैं, जो हमारे यहाँ के खेल हैं, हम उन्हीं को नहीं कह रहे। लोकप्रिय, जो लोगों को पूरे संसार में भी जो लोगों की जो क्रीड़ाएं हों उनसे आसक्त, वो कहते हैं
उससे मैं आसक्त हूँ, यानी उन पर भी हम प्रेम रखते हैं, यानी उनको भी हम अपने अंदर समाहित करना चाहते हैं या उनमें भी हम भाग लेते हैं। वर्धे अतिथि देवा, और कहते हैं आगे बढ़कर अतिथि को देवों की तरह मानने वाली भारत जनता अहम। अतिथियों को क्या देवों की तरह मानने वाली भी भारत जनता हूँ मैं लोक क्रीड़ा आसक्त, यानी लोग जो संसार में होने वाली क्रीड़ाएं हों उन पर भी आसक्त हूँ। और वर्धे अतिथि देवा, और आगे बढ़कर अतिथि को देवता मानने वाली भी मैं कौन हूँ? भारत की जनता हूँ। तो हमारा क्या बनेगा अन्वय? कहते हैं अहम भारत जनता उत्सव प्रिया, श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा आसक्ता अस्मि। मैं इन सभी को प्रेम करने वाली हूँ। और अहम अतिथि देवावर्ध, और मैं अतिथियों को भी देव के अनुसार बढ़कर मानने वाली हूँ। किसको बढ़कर? वर्ध, यानी अतिथि को देवता से भी वर्ध यानी बढ़कर मानने वाली हूँ। कोई अतिथि आता है तो देवी देवताओं की हम उतनी कम पूजा नहीं करते हैं जितनी कि हम अतिथियों का स्वागत सत्कार करते हैं। अतिथि देवो भव, ये हमारे भारत से ही जन्मी हुई सोच है ना, कि अतिथि को देवों से भी बढ़कर, वर्ध यानी बढ़कर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आपका अर्थ बता दिया। मैं उत्सव को पसंद करने वाली, परिश्रम को पसंद करने वाली, पद यात्रा द्वारा देश भ्रमण को करने को पसंद करने वाली, लोक क्रीड़ा पारंपरिक खेलों में अनुराग स्नेह रखने वाली, अतिथि को देवों से बढ़कर मानने वाली भारत की जनता हूँ। आगे लिखा है उत्सव प्रिया, यानी जिसको उत्सव अच्छे लगते हो, श्रम प्रिया यानी जिसको मेहनत करना पसंद हो, पद यात्रा यानी पैदल चलने के द्वारा देशाटन यानी देश में भ्रमण करना या घूमना नहीं, घूमना, लोक क्रीड़ा यानी स्थानीय या परंपरा के लोक, एक लोक का अर्थ अपना स्थान भी हो सकता है परंपरा, और लोक का अर्थ हमारा जगत भी हो जाता है, संसार भी हो जाता है। आसक्ता यानी अनुराग, प्रेम रखने वाली, अनुराग या स्नेह रखने वाली, प्रेम रखने वाली। अब आगे देखते हैं, मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति। मैत्री यानी मित्रता, में यानी मेरी, सहज यानी बिल्कुल आसान, मेरी सहज हमेशा से ही, प्रकृति ही अस्ति, मेरी प्रकृति है, मेरा स्वभाव सहज स्वभाव है, ऐसा नहीं है, बनावटी नहीं है, ये मेरे अंदर अपने आप से ही है। कैसी? मैत्री, मित्रता करना मेरा सहज स्वभाव है, ना दुर्बलतया पर्याय, दुर्बलता का पर्याय नहीं है। आगे बढ़कर लड़ाई करने में हम, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर, अभी पहले ही कह दिया कि वज्र से भी कठोर है, फूलों से भी कोमल है, ऐसा बता दिया उन्होंने। लेकिन कह रहे हैं लेकिन मेरी मैत्री करना, मित्रता करना मेरा सहज स्वभाव है, लेकिन दुर्बलता का पर्याय नहीं है। ये मेरा स्वभाव है लेकिन ये मेरी दुर्बलता नहीं है। कह रहे हैं दुर्बलताया यानी दुर्बलता का पर्याय न। ये नहीं समझ लीजिए कि मैत्री करते हैं तो हम किसी से डरते हैं, नहीं, ये मेरा मैत्री करना मेरा स्वभाव है, इसलिए नहीं, करने के लिए तो हर तरह से तैयार हैं हम। कहते हैं मित्रस्य चक्षुषा संसारम, यानी चक्षुषा, अपने चक्षुषा, मित्र को चक्षुषाम संसारम कहते हैं आंखों की दृष्टि से। कैसे? किसको? मित्र की चक्षुषा यानी चक्षुओं से संसारम पश्यन्ति, और मैं मित्र की दृष्टि से ही सब संसार को देखती हूँ। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। यानी अगर मेरे मित्र को मेरा भारत जैसा मेरा मित्र देखता है, मैं उसी की दृष्टि से देखने वाली, यानी कि किसी को अपनी किसी भी चीज के लिए, किसी भी नियम को मानने के लिए बाध्य नहीं करती हूँ। यानी मित्र से चक्षुषा, मित्र की आंखों से संसारम पश्यति, इस संसार को देखती हूँ। यानी जैसा कि संसार में कई देश हैं, हमारा भारत भी है, भारत से जुड़े हुए कई हमारे कैसे हैं पड़ोसी राज्य भी हैं, देश विदेश हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम अपने नियम किसी पे थोपें। हम जैसा हमारे मित्र चाहते हैं, जैसे हमारे पड़ोसी देश चाहेंगे, हम उसी दृष्टि से उनको देखने वाले हैं, क्योंकि मैत्री मेरी सहज प्रकृति है, दुर्बलता नहीं है, स्वभाव है मेरा। पश्चिम में ऐसी मेरी प्रकृति है कि मैं जैसा मित्र देखता है, हम कहते हैं ना कि जैसा मेरा दोस्त कहेगा मैं तो वैसा करूँगा, मेरे दोस्त ने कहा तो सही होगा। अर्थात हम उसकी दृष्टि से, उसकी दृष्टि को अपनाने वाले, हर एक की दृष्टिकोण को अपनाने वाले भारत जनता अहम, की भारत की जनता हूँ मैं।
तो ये हमारा क्या हो गया, मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति दुर्बलता या पर्याय न हो। कहते मित्र से चक्षुषा संसारम पश्यन्ति अहम भारत जनता अस्मि। ठीक है, आगे देखते हैं। मैत्री यानी मित्रता, मी यानी मेरी या मम, प्रकृति यानी स्वभाव, नु यानी नहीं, दुर्बलता यानी दुर्बलता कमजोरी का, चक्षुषा आंख से, पश्यन्ति देखती हूँ। अब कहते हैं विश्व अस्मिन, ठीक है, कहते हैं विश्व अस्मिन जगति गताह अस्मि, गताहम अस्मि। कह रहे हैं मैं विश्वम अस्मिन, असी इस विश्व में, जगति कह मैं इस संपूर्ण विश्व में कैसी हो गई हूँ, इसी में समाहित हो गई हूँ, इसी जैसी हो गई हूँ। कहते हैं विश्व अस्मिन जगति गताहम अस्मि, गता यानी समाहित हो रही हूँ, मैं उसी के अंदर हो गई हूँ, उसी जैसी हो गई हूँ। जैसा हमारा संसार बदलता है मैं वैसी ही हो गई हूँ, मैं भारत की जनता हूँ। कहते हैं अस्मिन विश्व, इस विश्व में, जगति इस विश्व में जैसे लोग हैं वैसे ही गताहम, मैं अहम यानी मैं वैसी ही हो जाती हूँ। विश्व अस्मिन जगह सदा दृश्य, और जैसा दृश्य अस्मिन विश्व, और जैसा विश्व ये एक दूसरे को देखते हैं वैसी ही मैं हो गई हूँ। सदा दृश्य है ना, मैं संपूर्ण विश्व में देखी जाती हूँ, मैं वैसी ही देखी जाती हूँ जैसा संपूर्ण विश्व है। देखा है कि पहले कुछ हमारी जो भारत था वो अलग प्रकार का था, यानी जब उतनी सुख सुविधाएं और ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन जैसे विश्व हमारा उन्नत होता गया तो मैं वैसी ही देखी जाती हूँ। अब मैं भी उन्नत हो गई हूँ। यहाँ पे कहते हैं जैसा हमारे संसार में जैसी चीज़ें हो रही थी, जैसी आधुनिकता बढ़ती जा रही या जो भी होता जा रहा, तो कह रहे मैं भी वैसी ही हो गई हूँ। गताहम अस्मि विश्वस्मिन जगति करोमि कर्म, और अस्मिन जगत, इस जगत में मैं कर्म करने वाली, मैं कैसी हूँ, कर्म करोति, मैं कर्म को करने वाली, कर्म को प्रधानता देने वाली, कर्मण्या कर्मठ, कर्म से कभी पीछे ना, अपने कर्म को हमेशा सही अच्छे से करने वाली, कर्म करोमि, मैं कर्म करने वाली, कर्मण्या कर्मठ भारत जनता अहम, यानी कर्म को प्रधानता देने वाली, कर्मशील होने वाली, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। तो ये बिल्कुल यथार्थ है। पता है आपको कि हमारे कुछ परिचित हैं जो यूएसए में यानी अपने अमेरिका वगैरह में रहते हैं, वहाँ पे करते हैं। तो आप ये विश्वास नहीं मानेंगे, वहाँ पर जो जितने भी इंडियंस लोग जो भी काम करते हैं तो उनकी मेहनत का लोहा वो भी मानते हैं। वो भी कहते हैं कि नहीं, भारत के जो लोग आते हैं यहाँ पे काम करने वो बहुत मेहनत से काम करते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये जो लिखा हुआ है वो सही भी है। कहते हैं कि विश्व अस्मिन जगति करोमि कर्म, मैं इस जगत में काम भी करती हूँ, और काम करने वाली कैसी, कर्मण्या, कर्म को प्रधानता देने वाली मैं भारत की जनता हूँ। तो ये आपका इसका भी अन्वय अर्थ हो गया। अन्वय क्या बनेगा, अहम विश्व अस्मिन जगति गता अस्मि, विश्व अस्मिन जगति सदा दृश्ये, अहम कर्मण्या भारत जनता, विश्व अस्मिन जगति कर्म करोमि, मैं संपूर्ण विश्व हो गई हूँ, यानी मैं संपूर्ण विश्व जैसी ही हो गई हूँ, मैं संपूर्ण में विश्व में देखी जाती हूँ। क्यों, क्योंकि मैं भाई जैसा विश्व है वैसी ही मैं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर की खूबियाँ हैं, इसीलिए मुझे पूरे विश्व में देखा जाता है। मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ, है ना, कर्मण्या कर्मशील, कर्म करने वाली, जो संपूर्ण विश्व में काम करती है। कहती है विश्वस्मिन जगति करोमि कर्म, पूरे विश्व में मैं जो काम करती हूँ, कर्मण्य भारत जनता, हम कर्म करने वाली भारत की मैं जनता हूँ। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। विश्वस्मिन यानी सारे संसार में, जगति भी हो गया संसार में, गता यानी गई हुई, दृश्य यानी देखी जाती हूँ। इसका गता का अर्थ गई हुई लिखा हुआ है, यानी गई हुई मैं कैसी, बोली सारे संसार में मैं जाती हुई, मैं कैसे संसार जैसी ही होती जा रही हूँ। दृश्य यानी देखी जाती हूँ। करोमि यानी करती हूँ, करता हूँ या करती हूँ। कर्मण्या कर्मशील,
गताहम अस्मि यानी गता अहम अस्मि, मैं जाती हूँ। तो यहाँ लिखा है विनयोपेता, जो लिखा हुआ है वो किन किन शब्दों से मिलकर बना है, विनय और उपेता से। यहाँ पर हमारी गुण संधि हुई है, अ और उ के मेल से ओ की मात्रा या में लग गई। हम इतना जल्दी क्विक में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अपने अभ्यास पर ही चलते हैं। लास्ट वाले लेसन के जब ये अभ्यास संधि करवा रहे थे तो संधि को भाई एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है, तो उसको जब समझाएंगे तो उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन अपन उसमें बहुत कुछ चीज़ें सीख चुके हैं, तो इसीलिए अब यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में बताते जा रहे हैं। अवग्रह के लिए हमने आपको बताया था कि ये जो अवग्रह होता है वो अ का सूचक होता है, तो अगर इसको अलग करेंगे तो क्या बनेगा विच्छेद करने में, भारत जनता अहम। कुलिशात अपि किससे बना हुआ है, कौन सी हमने एक जसत्व संधि बताई थी अपने जो छठवां पाठ बता रहे थे उसमें भी अभ्यास शुरू किए, तो उसमें हमने बताए थे आपको कि द है, द ग जो बीच वाले तीसरा अक्षर मिले, तो आप कहोगे कहाँ का तीसरा अक्षर, मैम कहाँ की बात कर रहे हो, तो अपने व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प। का वर्ग यानी का ख गा घ ङ, च वर्ग चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा णा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। ऐसे 5-5 अक्षर होते हैं ना, 5 वर्ग होते हैं, उसके 5-5 अक्षर होते हैं, पढ़े होंगे सभी ने, ठीक है। अब उनके पीछे वाले अक्षर हटा दो तो 4-4 बचे। यहाँ पे जशत्व संधि का नियम क्या कहता है कि उन 4-4 अक्षरों के बाद में यदि कोई स्वर व्यंजन आ जाए जहाँ पे मिल रहा हो, तो वो जो अक्षर हैं, वो जो 4-4 वर्ण हैं, वो अपना रूप बदल लेते हैं। क्या रूप बदल लेते हैं, वो अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं, यानी क वाली लाइन ग में बदल जाएगी, क ख ग घ कुछ भी लिखा होगा वो ग में बदल जाएगा, च छ ज झ वो किस में बदल जाएगा, जा में बदल जाएगा। अब जा होगा तो वो तो जा रहेगा ही, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन च होगा, छ होगा, वो जा में बदल जाएगा, ट होगा, ठ होगा, वो डा में बदल जाएगा, त होगा, थ होगा, ध होगा, वो हमारा दा में बदल जाएगा। तो यहाँ क्या बना है, द, तो किससे बना है, कुशलात, त से हमारा दा में बदला अभी, लेकिन ये आपको पहले ही नियम के बताए गए हैं इधर उदाहरण, तो यहाँ पे आपको त का दा में परिवर्तन करना सिखा दिया कि कुलिशात और द में से क्या और बाहर निकला, जब त आधा बाहर निकला तो उसमें से कौन सा स्वर छुपा हुआ था, द में अ छुपा हुआ था, तो उसको अपी में हमने बाहर निकाल दिया, कुलिशात और अपी, ठीक है। अगर इसको तोड़ें तो क्या बनेगा, कुलिशा दपी, ये लिखा हुआ है। अब कुलिशा अलग लिख दो तो दपी का कोई अर्थ निकल रहा है, कह रहे हैं कुछ नहीं निकल रहा। तो ये द कहाँ से आया है, कहते हैं कुलिशात, पंचमी विभक्ति लगाते हैं तो ता आता है, बोले ता ही दा में बदल गया। क्यों बदल गया, क्योंकि ये जो दा में आ छुपा हुआ है इसको बाहर निकालिए, क्योंकि ता आधा कर दिया तो अ बाहर जाएगा और पी आ जाएगा। क्योंकि इस ता के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन कुछ भी आ रहा था, इसलिए इसने अपना तीसरा रूप बदल लिया, और वही तीसरा रूप बदलने के बाद में वो आधा धा आ से मिल गया, तो ये दा पूरा हमारे सामने दिखने लगा। तो ये किन शब्दों से मिला है, ये कुलिशात अपी से। कुसुमात अपी किससे बना है, कुसुमात अपी से। श्रेयः च किससे मिला है, आधा श और च जहां पे साथ में दिख जाए। छोटा सा नियम बता रहे हैं, नियम तो काफी बड़ा है लेकिन सिर्फ बता रहे हैं। आधा श च, आधा स त, आधा श और ट जहां दिख जाए, यहाँ सा को आप विसर्ग कर दीजिएगा। ये तीनों सत्व संधि के नियम होते हैं, ठीक है, बस इतना। तो श्रेयश्च, तो ये जो हमारा श है वो किस में बदल गया, विसर्ग में, तो श्रेयः च अलग कर दिया। चिनोम्योभ्यम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे यण संधि, यण संधि को तोड़ने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, पूछिए क्यों, क्योंकि उसमें य दिखता है। अब या दिखता है तो उसमें क्या कठिनाई है, वा दिखता है उसमें क्या कठिनाई है, र बीच में आ जाता है तो उसमें क्या कठिनाई है, ला बीच में आ जाता है तो क्या कठिनाई है। बस या और व देखने से इसलिए कठिनाई होती है क्योंकि जो अयादि संधि है उसमें भी अय, आय, अव, आव, यानी ये हमारे आते हैं, या बीच में उनमें भी आता है, अय, आय, अव और आव, ये हमारे कहाँ बनते हैं, ये अयादि संधि में मेल से बनते हैं। जब ए ऐ ओ औ का अपने किन्हीं भी स्वरों से आगे आने वाले कोई भी स्वर आ जाए तो ए ऐ ओ औ इनके क्या है, रूप बदल जाते हैं। अयादि संधि पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे क्या बन जाते हैं। ए बन जाता है अय, ऐ बन जाता है आय, ओ की जगह बन जाता है अव और औ की जगह बन जाता है आव।
तो ये य और व हमें कहाँ दिखते हैं, अयादि में भी दिखते हैं और यण में भी दिखते हैं। बस केवल पहचान ऐसे हम कर सकते हैं कि यण संधि का जो या होगा वो अपने पहले आधे व्यंजन को जरूर चिपकाए होगा। जरूर ध्यान कीजिएगा, जहां पे यण संधि हो रही होगी या फिर जहां पे यण संधि हुई होगी उसके उस या के पहले कोई ना कोई आपको आधा व्यंजन जरूर मिलेगा। और अयादि संधि में ऐसा नहीं होगा। अयादि संधि में व्यंजन पूरा होगा, क्योंकि या के पहले अ होता है, आ होता है, तो आगे आने वाले व्यंजन को ये पहले से ही संतुष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर बस पहचान यही है कि अयादि संधि का नियम लग रहा है या यण संधि का, तो ये नियम है कि जो य लिखा हुआ है, व लिखा है, र लिखा है या ल लिखा है, इनके पहले आपको आधे व्यंजन दिख जाएंगे। तो समझ जाइएगा, यहाँ पे जो य है वो ई में बदलेगा, या फिर व है उसको ऊ में बदल दें, या फिर र है तो उसको री में बदलें, और ल है तो उसको री में बदलें। इस प्रकार से यण संधि होती है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा चेनोम, म अलग किया और या को किस में बदला, छोटी ई या बड़ी ई में बदल दिए। पहले छोटी में बदल के देखो तो चिनोमी, बोले ठीक है। हमारा जैसे पठामी होता है वैसे ही चिनोमी बन गया, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, या जब छोटी ई में बदल गया तो उसका जो ऊ बचा था उसको क्या करेंगे, भयम में दे देंगे, तो उभयम शब्द अलग बन जाएगा। बोले दोनों का अर्थ सही बन गया। विज्ञान धना अहम, फिर से देख लीजिए, अवग्रह का चिन्ह है, आ में बदल दीजिए, विज्ञान धना अहम, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये भी चीजें आपकी आएंगी अभ्यास में, अब ये पूछी जा रही हैं आपकी। गीतेर मुग्धम, जैसे अभी सा का बताया है वैसे ही रा का समझ लीजिए। हमारा कोई भी वाक्य लिखा हुआ हो, अलग ही दिख रहा हो कि गीत अलग दिख रहा, मुग्ध अलग दिख रहा, ये लेकिन ये रा कहाँ से आया है, तो जान लीजिएगा कि ये विसर्ग ने ही कुछ ना कुछ किया है, विसर्ग ही बदल के रा में बदला है। तो गीतई यानी गीतों के द्वारा, जैसे रामई होता है ना, राम का तृतीय विभक्ति बहुवचन का, तो गीतई अकेला तो कुछ होता नहीं, ये र जो है वो कहाँ से आया है, विसर्ग से। विसर्ग आगे आने वाले माँ के योग से किस में बदल गया, रा में बदल गया। तो ये क्या बन गया, गीतई, और आधा रा ऐसा कहीं पे होता नहीं है, लटकता नहीं है, वो तो जाके ऊपर बैठ जाता है आगे वाले के साथ में। ऐसे नृत्यैर, तो ये विसर्ग बदला हमारा किस में, र में, और ऊपर जाके बैठ गया। काव्यैर, फिर से हमारा विसर्ग किस में, रा में परिवर्तित हुआ और मुग्धम के साथ में पहुंच गया। तो कैसे बना हमारा, गीतई मुग्धम, नृत्यैर मुग्धम, काव्यैर मुग्धम। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर से लिखा हुआ है उत्सव प्रियाम, तो बड़े आ की मात्रा अलग निकाल लीजिए, तो उत्सव प्रिय और अहम अलग निकल आएगा। क्रीड़ा आसक्ता, तो कैसे बनेगा, क्रीड़ा अलग बनाएंगे और बड़े आ की मात्रा से असक्त होता है, आसक्त, बोले आसक्त होता है, आसक्ति यानी प्रेम होना, तो आसक्ता अलग कर देंगे। फिर से देख लीजिए वर्धे, तो अवग्रह को आ में बदल दीजिए और ये हमारा हो जाएगा वर्धे अतिथि देवा। प्रकृतिरस्ता, फिर से देख लीजिए र पूरा आ गया, लेकिन उसके पहले कोई आधा व्यंजन है, यण संधि नहीं है, यण नहीं है तो फिर रा कहाँ से आया है, तो फिर ये रा हमारा निश्चित आया है विसर्ग से। विसर्ग से आया है तो क्या हो जाएगा, बोले आधे रा को तो विसर्ग में बदल देंगे, तो आधा उसमें क्या जुड़ा हुआ है, तब ये रा पूरा दिखा है, अ जुड़ा है तभी रा पूरा हुआ ना। तो क्या करेंगे, विसर्ग जगह पे, आधे रा की जगह पे तो विसर्ग लगा देंगे और उसमें का अस्ति को दे देंगे, तो वो अस्ति भी बन जाएगा, प्रकृति ही बन जाएगा, दोनों पदों का सही अर्थ हो जाएंगे। गता हम अस्मि किससे बना है, गता अहम और अस्मि तीनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये संधि शब्द जो आए थे वो हमने आपको बता दिए। आगे इनके शब्दार्थ देख लेते हैं। स्वाभिमान धना यानी स्वाभिमान रूपी धन वाली, इसको मान धना भी कह सकते हैं, स्वाभिमान धना भी कह सकते हैं। ये हमने आपको समानार्थक पद यानी उन पद के ही संस्कृत में ही अर्थ भी बताए। विनयोपेता यानी विनम्रता से पूर्ण, तो नम्रोपेता भी कह सकते हैं, नम्रता से पूर्ण, हमारे अंदर विनम्रता हो। कहते हैं कुलिशादपि यानी वज्र से भी कठोर, तो वज्रादपि, तो वज्रादपि भी हम उसका क्या कर सकते हैं, उसका समानार्थक पद बता सकते हैं, पूछ लिए जाए तो। कठिना यानी कठोर यानी कठोरा। कुष्मावपि, कैसे कुष्मादपि था, वपि नहीं था, दपि था, कुष्मादपि यानी कुष्मात अपि, फूल से भी, तो पुष्पादपि भी हमारा क्या बन जाएगा, उसका समानार्थक। सुकुमार यानी अत्यंत
कोमल, अर्थात मृदी यानी मृद्धि का अर्थ क्या हो गया कि मृदुलता वाला, मेरे अंदर मृदुलता है, तो ये भी हमारा एक समानार्थक। निवसामी यानी रहता हूँ या रहती हूँ तो वासामी, कुटुम्बम यानी परिवार को तो वंशम, वसुंधराम यानी पृथ्वी को तो धराम। तो ये इसके समानार्थक भी हम आपको हिंदी में बताते जा रहे हैं। प्रेयः यानी अच्छा लगने वाला, रुचिकर। श्रेयः यानी कल्याणकर या कल्याणप्रदम भी कह सकते हैं, कल्याणकरः। देखिए कल्याणकर और कल्याणप्रदः भी आपका समानार्थक कैसे बन जाएगा, क्योंकि इसको कह दीजिए कल्याणकरः तो भी सही हो जाएगा। कल्याणप्रदः ये हमारा संस्कृत शब्द ही समानार्थक ही है। श्रेष्ठः तो ये भी हमारा इसका समानार्थक बन जाएगा। चिनोमी उभ्यम तो किससे बनेगा, उभ्यम चिनोमी, दोनों को चुनता हूं, तो इसका क्या बन जाएगा, उभयम चिनोमी, समानार्थक। ठीक है, यानी दोनों को चुनता हूं। आध्यात्म सुधा तटिनी यानी अध्यात्म सुधा नदी स्नानई। देखिए यहां पर क्या हुआ है, ये जो भाई बड़ा हो रहा था, आध्यात्म सुधा तटनी स्नानई यानी आध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से, तो आध्यात्म सुधा नदी स्नानई है इसका समानार्थक बन जाएगा। ठीक है भाई, एक ही जैसा तो लिख दिया, उसमें क्या अलग बताया, क्योंकि भाई आध्यात्म सुधा, यहाँ पे जो आध्यात्म सुधा है भाई इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आध्यात्म अमृताम। भाई अपन उसको अलग थोड़ा सा करना है तो इस प्रकार से बना सकते हैं कि अमृत कह सकते हैं आध्यात्म, अब यहाँ सुधा लिखा हुआ है, सुधा को हम क्या कहते हैं, अपना अमृत भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अमृतम, लिखेंगे अमृतम नदी, जैसे यहाँ लिखा था तटनी, उसको हमने कह दिया अमृतम नदी स्नानैः, स्नान के द्वारा। तो भाई अगर समानार्थक इस प्रकार के आ सकते हैं तो भाई आध्यात्म तो आध्यात्म ही रहेगा, सुधा लेकिन जरूर हम बता सकते हैं कि उसको अमृत भी कहा जाता है। ठीक है, और हमारी नदी तो तटनी को नदी कहा जा सकता है, तो दोनों अर्थों को हम इस प्रकार से समानता से बता सकते हैं। परिपूता का अर्थ क्या हुआ, पावन या पवित्र। रस भरिता यानी आनंद से परिपूर्ण, या आनंद कहते हैं आनंद से भरी हुई पूर्णता का, तो आनंदात परिपूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप कहेंगे आनंदेन परिपूर्ण भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आनंदेन यानी आनंद के द्वारा परिपूर्ण। आनंदात क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अलग होने का भाव नहीं आ रहा है, परिपूर्ण का अर्थ आ रहा है। ठीक है, आनंदेन परिपूर्ण इसका, जिसका नहीं है उसका हमने आपको बता दिया कि अपन क्या लिख सकते हैं इसका समानार्थक। रस भरिता यानी रस से भरी हुई, तो आनंद से, या आप आनंदेन परिपूर्ण लिख सकते हैं, रसेन परिपूर्ण, रसेन हो जाएगा, रसेन नहीं रहेगा, रसेन परिपूर्ण लिख सकते हैं आप इसका समानार्थक, यानी रस से भरी हुई। ठीक है, तो ये आपके क्या बन जाएंगे, समानार्थक बन जाएंगे। दुर्बलता यानी दुर्बलता का, कमजोरी का, निर्बलता या इसका समानार्थक। चक्षुषा यानी नेत्र से, दृष्टि से, तो नेत्रेण, अक्षिणा ये हमारे क्या बन जाएंगे, इसके पर्याय। आसक्ता यानी अनुराग रखने वाली, अनुरक्ता अनुरक्त, अनुराग रखने वाली, प्रेम रखने वाली। प्रकृति ही, प्रकृति यानी स्वभाव, यानी जैसा स्वभाव होता है। कर्मण्यता यानी कर्मशीलता, कर्मठता, इसके क्या बनेंगे, समानार्थक बनेंगे। अब चलते हैं अब अभ्यास पर। अपनी दोनों चीजें हो गई, संधि शब्द भी हो गए, हमारे शब्दार्थ हो गए। अब पहले प्रश्न पर चलते हैं कि पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। नीचे पाठ में दिए हुए पद्यों का आपको सस्वर वाचन करना है, आपको पढ़ना है उसको, इसलिए पढ़िए जिससे कि उसका अर्थ भी आपको सही ढंग से आ जाए। अब हम चलते हैं प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिख। प्रश्नों के उत्तरों को एक पद में लिखिए। एक पद में यानी केवल विभक्ति वाला शब्द लिखना है, शब्द में नहीं लिखना है, पद में लिखना है। शब्दों पद का अंतर क्या होता है, राम हमारा शब्द है, रामः हमारा पद बन जाता है, जिसमें विभक्ति लग जाती है वो पद बन जाता है बस। तो पद में लिखना है, और विभक्ति हम कौन सी लगाएंगे, कहाँ की विभक्ति लगाएंगे, तो जो प्रश्नवाचक शब्द में विभक्ति होगी वही हम उत्तर में भी वही विभक्ति लगा देंगे। जैसे किम, किम कहाँ लगती है, कौन सी विभक्ति होती है, किम हमारी प्रथमा और द्वितीया। किम शब्द के अगर शब्द रूप आप देखेंगे तो नपुंसकलिंगवाची में अगर आप प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में चले जाएं तो वहाँ पे किम शब्द एक वचन के लिए, किम जो शब्द है एक वचन,
एक वचन प्रथमा और द्वितीय दोनों के लिए ही आता है, किम के कानी, किम के कानी। यानी प्रथमा और द्वितीय का अगर एक वचन देखें तो दोनों ही किम बनता है, जिसका अर्थ क्या या कौन भी आता है या को भी आता है। तो यहाँ कह रहे हैं अहम वसुंधराम किम मन्यते, मैं वसुंधरा को क्या मानता हूँ, क्या मानता हूँ, तो कुटुम्बम, मैं परिवार मानता हूँ। मैं वसुंधरा, मैं पृथ्वी को क्या मानता हूँ, तो किम, किम में क्या लगा है, देखिए जो किम लगा हुआ हो, किम ऐसे लिखा हुआ हो या किम ऐसे लिखा हुआ हो, तो जान लीजिए कि उत्तर में हमें या तो अनुस्वार लगाना है या हम क्या लगाएंगे, माँ हलंत लगाएंगे। अर्थात द्वितीय विभक्ति में अगर लिखेंगे या हम किस में लिखेंगे, द्वितीय विभक्ति में जब लिखेंगे तब हमें तो निश्चित ही लगाना ही है। और अगर कोई शब्द नपुंसकलिंग है तब भी उसमें आपको पता है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में माँ हलंत लगता ही है। जैसे फलम हो गया, तो फलम को आप प्रथमा विभक्ति में भी फलम लगाते हैं और द्वितीय में भी फलम लिखते हैं। तो लिखा है अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं वसुंधरा को क्या मानता हूँ, तो क्या कहा, अहम वसुंधराम, मैं वसुंधराम को कुटुम्बम मन्ये, कुटुम्ब मानता हूँ। तो किम के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा, कुटुम्बम। ठीक है, क्योंकि किम में भी बिंदी लगी थी तो यहाँ पे भी माँ हलंत, हलंत हमने लगा दिया। कुटुम्बम ऐसे भी लिख सकते हो या फिर माँ हलंत लगा दें तब भी सही होगा। ठीक है, मम सहजा प्रकृति का अस्ति, मेरी सहज प्रकृति क्या है, मैत्री। का अर्थ हुआ, अब देखिए स्त्रीलिंगवाची, अर्थात उत्तर हमारा निश्चित स्त्रीलिंगवाची एक वचन में आएगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन में आएगा, क्योंकि का शब्द कहाँ मिलता है, मैं किम के स्त्रीलिंग शब्द के रूप देखेंगे तो उसमें पहली ही लाइन में प्रथमा विभक्ति एक वचन का लिखा होगा। तो उत्तर भी हमारा कैसा आएगा, बोले मित्रता को। तो हमारी मित्रता को क्या कहा जाता है संस्कृत में, मैत्री। तो मैत्री बड़ी ई की मात्रा है, तो ईकारांत शब्द जैसे नदी नदी रहता है, आकारांत शब्द लता लता रहता है, तो ऐसे ही मैत्री शब्द मैत्री ही रहेगा, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा। मम सहजा प्रकृति का अस्ति, तो हमारा उत्तर आएगा मैत्री, जब एक पद में लिखना है और उसी को वाक्य में बना के लिखना है तो क्या लिखेंगे, मम सहजा प्रकृति, का के स्थान पे लिख देंगे मैत्री और अस्ति हो जाएगा। अहम कस्मात कठिना, अहम मैं, कस्मात किससे भी, किससे कठिन, किससे कठोर भारत जनता हूँ, मैं किससे कठिन भारत की जनता हूँ, कस्मात किससे ज्यादा कठिन हूं, तो किससे बनेगी, वज्रात या कुलेशात। वज्रात भी लिख सकते हैं या कुलेशात भी लिख सकते हैं। कहेंगे अहम, कस्मात की जगह पे अब वज्र या कुलिश कुछ भी लिखना तब पंचमी विभक्ति लगेगी, क्योंकि कस्मात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। आत शब्द कहाँ लगता है, पंचमी में। भाई पंचमी दिख रही है तो उत्तर भी पंचमी में, तो वज्र से भी या कुलिश से भी कठोर हूं, तो से का अर्थ हमारा पंचमी से निकलना है, तो कुलिश में लगा दिया तो बन गया कुलिशात, वज्र में लगा दिया तो वज्रात। ठीक है, उत्तर हमारा अगर पूरे वाक्य में बनाना तो कैसे लिखेंगे, कस्मात की जगह पे वज्रात लिख के पूरा वाक्य ऐसे लिख दीजिए, अहम वज्रात कठिना भारत जनता अस्मि। अहम मित्र से चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि, मैं मित्र के आंखों से क्या देखता हूँ, भारत जनता, मैं भारत की जनता हूँ जो अपने मित्र की आंखों से क्या देखती हूँ, सारे जगत को, सारे जगत को। अब किम आ गया तो जो संसार या जगत आना है तो उसमें भी हमें क्या लगानी है, माँ हलंत या बिंदी लगा देनी है। तो अहम मित्राय चक्षुषाम, बाकी किसी को कुछ परिवर्तन नहीं करना है, किम की जगह पे आ जाएगा संसारम या जगतम। ठीक है, या तो आप जगतम लिख देंगे या संसारम लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये इसलिए हम बताते हैं, आपको लगता होगा कि भाई सब तो सिर्फ उत्तर उत्तर बता देते हैं और हम ये विभक्ति क्यों बताते रहते हैं, इसलिए बताते रहते हैं कि अगर हो सकता है उस प्रश्न का उत्तर आपको हिंदी में उसको अर्थ समझ में आ रहा हो और हिंदी में वो शब्द भी आपको आ रहा हो कि हमें यहाँ लिखना क्या है, तो भाई आप उसको लिखेंगे लेकिन वो गलत ना हो, इसलिए हम बताते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द की अपन विभक्ति पहचान लें। तो वही अपन हिंदी में उस चीज़ को जानते हैं तो उस शब्द को लिख के उसमें वही विभक्ति लगा दीजिए, आपका उत्तर सही हो जाएगा। इसलिए हम ये चीज़ें आपको बता देते हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर अब पूर्ण वाक्य में लिखिए। वैसे तरीका वही है कि जो प्रश्नवाचक शब्द हो उसमें जो विभक्ति हो वही हमारे उत्तरवाची शब्द में लिखो, वाक्य हमारा वहीं से मिल जाएगा। अपने प्रश्न में ही लिखा है, भारत जनता अहम कई परिपूर्णता अस्ति, भारत की जनता में किसके द्वारा परिपूरित हूँ, परिपूता हूँ, किसके द्वारा पवित्र हूँ मैं,
परिपूता कर क्या, किसके द्वारा मैं पवित्र हूँ? भारत जनता अहम में आध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई। आध्यात्म जो सुधा है, आध्यात्म रूपी अमृत है, उसमें क्या करके, उसमें स्नान करके, उस नदी में स्नान करके द्वारा मैं पवित्र हूँ। तो क्या हो जाएगा? अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई। कई ही शब्द हमारा तृतीया था, इसीलिए इन सभी को हमने एक साथ करके एक बार में विभक्ति लगा दी। आध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई। अलग अलग लिखते तो हमें सब में अलग विभक्ति लगती लगानी होती कि आध्यात्म रूपी, तो आप कहते आध्यात्म रूपेण, आप कहते सुधा तो आप कहते सुधायाम। तटिनी यानी तटिनी में भी आपको लगाना पड़ता सप्तमी विभक्ति, नद्याम और स्नानई, तो सभी में अलग अलग विभक्ति लगाते, लेकिन एक साथ में लिख दिया, एक विभक्ति लगा दी, काम चल गया अपना, है ना। तो ऐसे थोड़ा सा अपना आइडिया लगा के करते हैं। ये समास हुआ है यहाँ पे, अभी अपन को समास आएंगे, ये किसे कैसे जुड़े, समास के द्वारा जुड़े, समझेंगे अपन, लेकिन हमने आपको बता दिया। समम जगत कथम मुग्धम अस्ति। सारा जगत कथम किसके द्वारा मुग्ध है, किसके द्वारा है? तो समम जगम, तो कहते आप कह सकते हैं गीतैः, गीतैः नृत्यैः, है ना। मम, अच्छा ये जरूर लिख लीजिएगा, मम कहते हैं समम जगत कथम, किस प्रकार मुग्धम अस्ति, किस प्रकार मुग्ध है? तो आप कहेंगे मम गीतैः, मेरे गीतों के द्वारा। मम गीतैः काव्यैः नृत्यैः, आप ये भी सब लिख सकते हैं, नृत्यैः काव्यैः च, काव्यैः लिख दीजिएगा, और काव्यों के द्वारा, च काव्यैः। भाई अपन को पता है कि हमारे अकेले गीतों से नहीं है, नृत्यों से भी है, काव्य से भी है, तो तीनों चीजें लिख दीजिए। समम जगत, सारा जगत, गीतैः नृत्यैः च काव्यैः मुग्धम अस्ति, इन सभी से मुग्ध है। तो ये अपना अच्छा पूरा वाक्य बन जाएगा और अच्छा उत्तर दिखेगा। अहम किम किम चिनोति, मैं क्या क्या चुन रहा हूँ, मैं क्या क्या चुनता हूँ? मैं श्रेयम, श्रेयः और किम, मैं किस किस को, श्रेय को और प्रिय, इन दोनों को ही मैं चुनता हूं। तो क्या लिख देंगे हम? श्रेयः प्रेयः। अब यहाँ पे जो च लगाना है तो इसके साथ में या तो संधि कर दीजिए शब्द, तो प्रेयश्च बन जाएगा, इसीलिए हमने अलग करके दिखाया, क्योंकि ये जो श है आप कहेंगे कि कहाँ से आया है, ये विसर्ग से आया है। श्रेयः प्रेयः च, श्रेय और प्रेम को मैं, श्रेष्ठता और प्रेम को, दोनों को चुनता हूँ। तो किम किम की जगह पे बस प्रिय और श्रेय लिख दीजिए, बस आपका उत्तर बन जाएगा। अहम कुत्र सदा दृश्ये, मैं कहाँ दिखाई देता हूँ? अहम विश्वस्मिन् जगते, इस जगत में, इस पूरे संसार में, सदा दृश्यते। तो कुत्र का स्थान पे जगह, अपनी स्थान का नाम लिख दीजिए कि कहाँ पे दिखते हैं? विश्वस्मिन् जगति, इस संसार के जगत में, यानी जगत यानी जहां लोग रहते हैं, है ना, वहां पर, विश्वस्मिन् जगति। अब आगे लिखा है हमारा समम जगत कैकई मुग्धम अस्ति। अब यहाँ पे पहले एक पूछा था कथम किस प्रकार है, तो हमने केवल उसमें बता दिया था कि गीतों के द्वारा, यहाँ पर है ना, गीतई मुग्धम अस्ति। बाकी और भी लिख दो तो कोई बुराई बात नहीं है, टीचर समझ जाएंगे कि चलो इसने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने प्रश्न में उन्होंने एक को अलग दे दिया और दूसरे को उन्होंने और भी प्रकार पूछ लिए। तो लिखा है समम जगत, पूरा जगत, कई कई मुग्धम अस्ति, किन किन के द्वारा मुग्ध है? तो लिख दीजिए काव्यई नृत्यई और गीतई, गीतई भी लिख सकते हो आप, किस किस के द्वारा। अब दो पूछे हैं तो दो बता दीजिए, एक और एक लिख दोगे तो कोई बुराई नहीं है, उसमें गीतई भी लिख दो तो सही हो जाएगा, है ना। सारा जगत काव्य नृत्य और गीतों से मुग्ध है। इस प्रकार से ये आपके उत्तर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने चतुर्थ प्रश्न पर, ठीक है। हमारा चतुर्थ जो प्रश्न है, ये जो ऐसा प्रश्न है कि जिसको हमने कब कहाँ पे करवा चुके हैं, आपको पहला वीडियो जब करवा रहे थे तो उसमें हमने आपको संधि विच्छेद कई हमने बता दिए थे। यहाँ तो 5-6 ही दिए हैं आपकी बुक में, हमने तो कम से कम उसमें 10-15 जो शब्द आए थे, पूरे पाठ में ही जो शब्द आए थे उन सबको हमने आपको समझा दिया था। तो चलिए बस वही देखना है कि यहाँ पे विच्छेद करना सिखाना है। तो विच्छेद करने के लिए आपको छोटी छोटी सी थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा।
अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि अपन अभ्यास पे चल रहे हैं, ठीक है। यही जो संधि और संधि विच्छेद है, जब आपके लिए जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करते जाएंगे, लेकिन इनको इसमें भी अभी हम इतना तो आपको बता देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये हुआ कैसे है, ठीक है। देखिए, संधि करना आसान होती है क्योंकि हमें पता है कि जैसे अ और अ को मिलाएं तो हमारा बड़ा आ बन जाता है। ये हमारे किसका है, दीर्घ संधि का नियम, ठीक है। यहाँ पे हम अभी स्वर संधियों के बारे में आपको बता देते हैं। दीर्घ, फिर इसके बाद गुण, फिर इसके बाद आती है हमारी वृद्धि, और वृद्धि के बाद आती है हमारी यण, और यण के बाद आती है हमारी अयादि। क्या आती है, अयादि संधि, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि दीर्घ संधि में क्या होता है, अ हो आ हो तो ई क्या बन जाता है, बड़ा आ बन जाता है। दो समान वर्ण बनने पे अपने आप को बड़ा बना लेते हैं, दो एक जैसे वर्ण बनते हैं। तो इसमें कौन कौन से कैटेगरी के वर्ण आते हैं, दीर्घ में आता है आ से मिलेगा बड़ा आ बनाएगा, ई से मिलेगी तो बड़ी ई बनाएंगे, ठीक है। जब फिर तीसरा हमारा जो स्वर आता है वो होता है उ अपने ही किससे बनेगा, अपने ही समान वर्ण से, यानी उ जैसा ही दिखने वाले से। उ से मिले, वो छोटा या बड़ा हो सकता है चलेगा, लेकिन समान होना चाहिए। तो उ जब उ से मिलेगा तब बड़ा उ बनेगा। फिर कहते हैं री से मिले तब वो भी दीर्घ री बना देती है। और हमारे री जो होती है वो अगर री से अंत हो रहा है और री पे ही कोई वर्ण खत्म हो रहा है और दोनों को हम जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो जो दीर्घ बनता है, दीर्घ जो भी बनता है वो हमारा री ही रहता है, उसमें दीर्घ में ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब ये दीर्घ संधि में जब अ का अ से मेल होता है तब क्या बनता है हमारा, बड़ा आ। जब ई का ई से मेल होता है तो क्या बनती है, तो हमारी बनती है बड़ी ई। जब उ का उ से मेल होता है तो बनता है बड़ा उ। री का जब री से मेल होता है तो बनती है दीर्घ री, और री का री से मेल होता है तो इसमें कोई अंतर नहीं होता, ये जैसी की तैसी रहती है। तो इतना अभी आपको समझ में आया कि दीर्घ संधि जहां पर हुई होगी वहां हमें कौन सी मात्राएं दिखेंगी, ये विच्छेद करने के नियम बता रहे हैं आपको। कौन सी मात्रा दिखेगी, या तो बड़े आ की मात्रा आपको बीच में दिखेगी, दो शब्द दिख रहे होंगे लेकिन वो बीच में दिख रहे होंगे कि उनके बीच में बड़े आ की मात्रा आई है, या फिर कहीं पे आपको बड़ी ई की मात्रा दिखेगी, या बड़े ऊ की मात्रा दिखेगी, या री की दिखेगी, या री की दिखेगी, ठीक है। ये आपको यहाँ किसके मिलेंगे, आपको दीर्घ संधि के, किसके मिलेंगे, दीर्घ संधि के, ठीक है। एक संधि का इसका तोड़ के बता दे रहे हैं, फिर बाकी की सारी ऐसे ही संधियां हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो दीर्घ संधि में अब हमें पता है कि जो बड़ा आ है, अब जैसे हमें कोई शब्द मिला, यहां लिखा हुआ है विद्यालय, या हम कहते हैं ये लिखा है हमारे पास शिवालय, क्या लिखा हुआ है, शिवालय। तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, व के साथ में क्या दिख रहा है, बोले शिव तो हमें पता चल रहा है, लय क्या होता है नहीं पता, क्योंकि अगर हम आपसे कह दिया शिवालय को आप संधि विच्छेद कीजिए, आपसे बोला गया कि आप शिवालय शब्द है इसको विच्छेद कीजिए, तो यहाँ आप कहेंगे कि शिव तो हमें पता चल रहा है कि शिव यानी भगवान का नाम है, लेकिन लय क्या अर्थ होगा, लय से क्या मतलब हो रहा, अर्थात यहाँ पे कोई ना कोई दूसरा शब्द जरूर जुड़ा हुआ है, तभी तो ये हमारा शिव के संग में लय जुड़ गया, नहीं तो शिव का अर्थ तो हमें पता है कि भगवान शिव का नाम है ये, लेकिन लय क्या है इसमें, तो अर्थात इसमें कोई ना कोई दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है। अब कहां से जुड़ा है कि शिव को तो हमारे पास है ही, लेकिन अब हमें क्या देखना है, कहेंगे बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, री, इनकी कोई मात्रा दिख रही है, हाँ ये दिख रही है, हमें क्या दिख रही है, ये मात्रा बड़े आ की दिख रही है। बड़े आ की अगर मात्रा है तो आपको पता है कि बड़े आ की मात्रा बनती किससे है, दो आ से, दो आ मिले होंगे, छोटे बड़े हो सकते हैं कि यहाँ बड़ा हो यहाँ छोटा हो, यहाँ छोटा हो यहाँ बड़ा हो सकता है, लेकिन मिलेंगे तो दो आ ही, तब ही जाके क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। तो ये क्या बना है हमारे पास, वाह, ठीक है। तो अब हम इसको विच्छेद करने का आपको तरीका बताएं, तो आपको क्या करना है, शी रख दीजिए अलग, ये रख दिया, ठीक है। वा को रख दीजिए बिल्कुल अंदर, जैसे ब्रैकेट में हम करते हैं मैथ्स में, वैसे ही काम कर लीजिए, और ये कर दिया आपने लय। अब इस वा को तोड़ते हैं, हम क्या करते हैं, इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो व में से पहले तो उसका स्वर हटा दीजिए, स्वर हटाया तो उसके अंदर से क्या निकला, कौन सी मात्रा निकली, बड़ा आ निकला, उसमें से
वह आधा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से स्वर बाहर गया, स्वर बाहर गया तो व्यंजन आधा हो ही जाएगा। हो गया, बड़ा आ निकाल दिया। अब बड़ा आ हमें पता है कि कहां से आता है हमारा, बोले दो आ के मिलने से आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दो टुकड़ों में बांटेंगे, इस बड़े आ को दो टुकड़ों में बांटेंगे। पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ छोटा छोटा अ दे देंगे, इसको भी छोटा आ दे देंगे, इस भाई को भी छोटा आ दे देंगे। इसके दो हिस्से कर दिए, एक इस भाई का एक इस भाई का, दोनों तरफ दोनों को बराबर बराबर दे दिया। अब हम देखते हैं कि ये जो अ है इस व में, भाई टूटा तो यहीं से था ना, ये इस व में से ही टूटा, तो ये आधा बेचारा लटका हुआ है, आधा यहाँ पे रास्ता देख रहा है कि कुछ तो मेरे पास आए। तो ये जो अ है हम इसको देंगे पहले, अब इसको देंगे तो ये जो आधा था ये हो जाएगा पूरा। तो कहा कि इसको छोटा आ दिया तो हमारा सही शब्द बन गया, हाँ बिल्कुल ठीक बन गया। तो एक तो हमारा काम ठीक हो गया कि इसका एक अ हमारा कहाँ आके जुड़ गया, इस वा में, ठीक है। तो ये बन गया शिव। अब यहाँ पे एक अ जो ये है, अब ये कहेगा मैं कहा जाऊं, तो ये पीछे वाला लय बेचारा बैठा हुआ है भूखा, तो एक अ हम इसको दे देंगे, तो ये बना अलय। अब अलय तो लेकिन कुछ नहीं होता है, अलय नहीं होता है, तो क्या कर सकते हैं, तो अब इसको हम बड़ा आ बना के देख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो बड़ा आ है वो चार अवस्थाओं में हमारे पास आता है। छोटे छोटे का भी अगर मेल करेंगे तब भी बड़ा आ आएगा, ये बड़े बड़े का मेल करेंगे तब भी हमारे पास बड़ा आएगा, ठीक है। यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा है, तब भी बड़ा आ आएगा, और यहाँ बड़ा है और यहाँ छोटा है तब भी बड़ा आ आएगा। तो हमें तोड़ते समय इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे हम छोटा दे दें या बड़ा दे दें, या बड़ा यहाँ छोटा दें या यहाँ बड़ा दें। तो हम एक एक करके मिला के देख लेते हैं कि इसमें व दिया, व में हमने छोटा आ दिया तो शिव बन गया, शिवा नहीं बोले शिव, हाँ शिव बिल्कुल सही शब्द है। तो ये तो हमारा यहाँ से तो हमारा ये राइट हमने निकाल दिया। अब इसमें से हमें निकालना है तो हमने पहले और छोटा अ निकाल के देखा, तो छोटा अ निकाल के देखा तो यहाँ पे नहीं फिट हो रहा था, अलय बन रहा था, अलय नहीं होता है। तो अब हम इसको बड़ा आ दे के देखते हैं। तो जैसे ही हमने इसको बड़ा आ दिया तो ये बन गया आलय, और आलय का अर्थ होता है घर। हाँ तो बोले ये सही बात है कि शिव का घर शिव आलय, इसीलिए वो शिवालय बना। तो हमारा जो विच्छेद होगा वो क्या बनेगा, बोले ये हमारा बनेगा शिव जमा आलय। तो ये शिव आलय हमारा विच्छेद हो जाएगा। ये इतना हमने सब कुछ क्यों बताया, ये इसलिए कि अब ऐसे ही कोई आपके सामने बड़ी ई वाली मात्रा के शब्द आ जाए, यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा के आ जाए या री के आ जाए, तब हम आप किससे तोड़ेंगे, अ को दो आ में तोड़ के देखेंगे, बड़ी ई को दो आप छोटे दोनों ई में तोड़ के देखिएगा। जब कैसे बड़ी ऊ की मात्रा हो तो दोनों ऊ में तोड़ेगा, बड़ी री की हो तो दोनों री में और री को री में। इस प्रकार से आपको विच्छेद करना है अगर आपको ये मात्राएं देखें तो। अब आते हैं हम किस पे, गुण संधि पे। अब गुण संधि की बात करते हैं। विच्छेद करना देखिए कैसे, हम सीधा कह दें कि विनय उपेता तोड़ दीजिए, आप कहेंगे विनय उपेता कैसे टूटा, है ना। केवल हमें इन्हीं शब्दों का आपको संधि विच्छेद नहीं करवाना है, हमें ऐसे आपको बताना है कि आप दुनिया के कोई भी शब्द देखें उनका विच्छेद आप कर पाए, खुद से कर पाए। आप केवल रटा हुआ नहीं सोचते रहें कि मैम ने जो बताया वही है, आपका खुद से दिमाग चले और आप खुद को, मैथ्स में देखा है ना, एक सॉल्व करके बताते हैं, फिर उस की तरह के 20 प्रश्न आ जाए तो आप कहीं के भी आ जाए तो उस तरीके के आप, तो तरीका सीखना जरूरी होता है, हमें इनके शब्दों को नहीं रटना है, ठीक है। अब गुण संधि क्या कहती है, अब यही जो पूरी लाइन है अ ई उ, तो ये जो हमारा अ है, अब वो क्या कहता है, वो प्रधानता बन जाता है, वो मॉनिटर बन जाता है गुण संधि में आके। कैसे मॉनिटर बन जाता है, वो कहता है मैं इससे भी दोस्ती करूंगा, इससे भी दोस्ती करूंगा, इससे भी दोस्ती करूंगा और इससे भी दोस्ती करूंगा। तो गुण में वो क्या करता है, यही अ क्या करेगा, अपने आसपास बैठे हुए चारों स्वरों से क्या करता है, संधि। तो ई उ री और री, इन सब से वो करेगा, क्या करेगा, संधि करेगा, ठीक है। ये उसने संधि की। तो अ और ई जब मिले तो क्या बनेगा, बोले एक नया गुण बना। कौन सा नया गुण बना, ए। अ और ई के मेल से क्या बना हमारे पास, ए। अ और उ के मेल से हमें क्या बना, बोले यहां पर बना हमारा ओ। अ और उ बना ओ, यानी एक इसमें अ का भी गुण आ गया और उ का भी गुण आ गया, तो बन गया ओ। तो एक नया गुण उत्पन्न हुआ।
फिर कहते हैं अ और री के मेल से क्या बना, बोले अ का तो आ रहा, री में से अधर रा निकल आया तो बनेगा अर। क्या बनेगा, अर। और ऐसे ही अ और री का क्या बन जाएगा हमारा, अल। क्या बन जाएगा, अल। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब ये फिर से हम विच्छेद करने का नियम के कहीं पर भी आपको जब क्या कौन कौन सी मात्राएं दिखाई दे, बीच में आपको बीच में दिखाई दे ए, ओ, अर, अल, ये दिखाई दे, तब आप इनको किस में तोड़ेंगे, एक ही मात्रा के दिन साथ वाला। आपको जैसे एक हम उदाहरण देते हैं, ये वाला हो गया तो इसको अब हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे इसका उदाहरण बता देते हैं आपको। तो यहां जैसे लिखा है महेश, क्या लिखा हुआ है, महेश, और कह दें इसको कीजिए आप, इसका विच्छेद कीजिए। तो अब हम कहेंगे हमें क्या दिख रहा है, बोले महेश, हमें तो एक ही शब्द दिख रहा है, लेकिन इसमें कौन सा जुड़ा हो सकता है, इसमें भी जुड़ा है। अगर कहा है संधि विच्छेद तो निश्चित जुड़ा है। क्या, अब कह रहे एक ही मात्रा, यहां हमें बड़े आ की मात्रा नहीं दिखी, बड़ी ई की नहीं दिखी, बड़े ऊ की नहीं दिखी, री की नहीं दिखी, री नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा, तो कहें तो फिर इसमें कौन सी संधि हुई है। तो हमें कौन सी मात्रा दिख रही है, कह रहे हैं हमें एक ही मात्रा दिख रही है। अब एक ही मात्रा दिख रही है तो क्या करेंगे, अब कहेंगे एक ही मात्रा से इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप ऐसे कहें कि मह धन हेश कर दे तो क्या कोई अर्थ निकलेगा, नहीं। महे धन श कर दे तो कुछ अर्थ निकलेगा, नहीं। हमें जब तोड़ते भी हैं तो हमें ऐसे तोड़ना चाहिए कि दोनों जो शब्द निकले उनके सही अर्थ निकले। ठीक है, तो अब हम एक ही मात्रा से इसको तोड़ना शुरू करते हैं। तो हम क्या किया, हमने माँ को रख दिया बाहर, श को बाहर रख दिया और हा को रख दिया बीच में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ह में से पहले तो करेंगे स्वर को अलग, तो हा हो जाएगा आधा और माँ के साथ में बेचारा अलग बैठ जाएगा, और ये हमारा ए हो जाएगा अलग और शा अलग कर दिया। अब जो ए है वो किन किन से मिलकर बनता है, गुण हमें पता है कि अ और ई के मेल से हमारा क्या बनता है, हमारा एक ही मात्रा, हमारी नया गुण उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए उसको गुण संधि कहते हैं, है ना। ना तो आ हुआ ना ई हुआ, लेकिन दोनों को मिला के एक नई बात आ गई उसमें ए, तो ये इसीलिए नया गुण आया, उसके अंदर नई क्वालिटी आई, इसीलिए उसको गुण संधि कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, इसको दो वर्णों में तोड़ा, किसमें, अ और ई में। अब हम क्या करेंगे, आगे वाला इसको देंगे, पीछे वाला इसको देंगे। ठीक है, तो हमने इसको दिया छोटा अ, तो ये बन गया मह। अब मह कुछ होता है, उन्हें नहीं होता है, मह शब्द का अलग कुछ अर्थ नहीं होता है, तो क्या करें, तो कहें इसको बड़ा आ, देखो बड़ा आ अगर इसको दिया तो ये बन गया महा, तो कहेंगे हाँ ये बात ठीक है, तो महा शब्द यानी महानता का शब्द हो जाएगा महा। ठीक है, अब इसको छोटी ई देखो तो ये हो गया इश, तो क्या इश क्या होता है, इश तो कुछ नहीं होता है, नहीं कुछ अर्थ होता है, तो इसको बड़ी ई बना के देख लेते हैं, तो कहा ईश, ईश यानी भगवान। हाँ, तो अब सही है कि महेश शब्द हमारा किससे बना, महाधन ईश। तो ये जो ए था, ए किससे आया था, अ और ई के मेल से। तो बताने की बात ये थी कि कहीं आपको जैसे ए की मात्रा दिखे, ओ की मात्रा दिखे और हमारा अर दिखे, अल दिखे, तब आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर हमारी कौन सी गुण संधि है। ऐसे ही वृद्धि होती है, वृद्धि संधि में भी अ मॉनिटर रहता है, और वो किससे मेल करता है, वो मेल करता है अपने जो नए गुण बने थे उनसे भी अब करेगा। उसने कहा कि पहले आ ई ऊ री री लिखे हुए थे, ई ऊ री री से कर ली दोस्ती। अब उसने कहा कि अब तुम्हें जो नए गुण बने हैं, कौन कौन, ए और ओ, एक दो नए स्वर निकल के आए हैं, अब मैं उनसे भी करता हूं। तो उनसे जब मेल करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ए और ओ से जब मेल होगा तो क्या बनेगा हमारा, ए और ओ को ही बता रहे जिससे आगे ज्यादा कंफ्यूज ना हो आप। ठीक है, तो क्या बनेगा, बोले ए के पास तो एक पहले से ही मात्रा है, एक ही मात्रा आपकी कैसी होती है, एक मात्रा कही जाती है, एक ही एक मात्रा, बोले एक मात्रा तो है, तो क्या होगा, क्या करें, इनमें एक एक मात्रा की वृद्धि कर दें, तो इसीलिए इसको कहा जाता है वृद्धि संधि, यानी अ और ए के मेल से ऐ निकल आता है। और ऐ की कैसी मात्राएं होती हैं, दो मात्राएं होती हैं। ठीक है, और अ और ओ के मेल से क्या बन जाता है, कहते हैं औ बन जाएगा। क्यों, एक एक मात्रा बढ़ा दो, पहले से ही एक मात्रा तो है ही, इनमें नया गुण तो पहले से ही आ चुका है, तो अब आ के मिलने से इसमें क्या होगा, बोले इतना होगा कि एक एक मात्रा बढ़ जाएगी, बढ़ना यानी वृद्धि होना, इसीलिए उसको वृद्धि संधि कह दिया जाता है। तो जहां पर आपको कैसी मात्राएं दिखाई दे कि ऐ की मात्रा दिखाई दे, औ की मात्रा दिखाई दे, तो आप उसको किस में तोड़ेंगे,
ऐ की मात्रा को अ और ए में तोड़ेंगे, औ की मात्रा को आप अ और ओ में तोड़ेंगे। ये आपकी वृद्धि संधि का नियम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारा लिखा हुआ है, अब हम बता देते हैं आपको। तदैव, क्या लिखा है? तदैव लिखा हुआ है, कई जगह आता ही है, यानी वैसा ही। तदैव शब्द किससे बनता है? वैसा ही, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको, ये त हो गया, दा को अलग कर लिया और वा को लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब इस क्या करेंगे, हम पहले इसको ही पहले तोड़ देते हैं। तो दा को बाहर निकाल दें और ऐ की मात्रा को कर दें अलग, और ये हो गया वा। अब जो ऐ है वो किससे बनता है? अ और ए के मेल से। अब इसको अपन क्या करते हैं, अ और ए देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम पहले क्या देंगे, छोटा आ देखेंगे। इस ये जो आधा ध था, इसको हम छोटा आ देंगे तो ये बन जाएगा तद। अब तद तो सही नहीं लग रहा है भाई, तद तो कोई शब्द होता ही नहीं है, नहीं होता है। हाँ, तद होता है आधा, लेकिन कह रहे तद तो नहीं होता है, नहीं होता है। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, इसको बड़ा आ दे देंगे, क्योंकि हमने दीर्घ का बताया था कि छोटा बड़ा हो सकता है। ये नहीं सोचिएगा कि हमें हमेशा छोटा ही आ है। अ कैसा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, ये हमने पहले ही आपको बता दिया। तो हमने इसको बड़ा आ देखा तो हाँ बोले ठीक है, तदा शब्द बन गया, यानी वैसा। बिल्कुल ठीक बात बन गई। और इसमें ए हम इसमें जोड़ के देखें, बोले हाँ ए इसमें दिया तो ए यानी ही, वैसा ही। तो ये हमारा जो ऐ की मात्रा है किसमें टूटी? आ और ए में। ठीक है, तो क्या बन गया ये हमारा? तदा और एव। तो इस प्रकार से जहां आपको ऐ की मात्रा दिखाई दे, औ की मात्रा दिखाई दे, तो उसको आप किसमें तोड़ेंगे? अ और ए में ऐ की मात्रा को, और ओ की मात्रा को किसमें तोड़ेंगे? अ और ओ में। ठीक है, तो ये आपके 3 संधियों के नियम हो गए। ये 3 नियम के बाद आप आते हैं यण संधि पे। देखिए, क्यों बीच में स्वर संधि को कम से कम अभी बता दें, फिर नेक्स्ट अपन जब बनाएंगे उसमें हम व्यंजन और विसर्ग के भी आपको बताते जाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम, अब देखते हैं यण संधि का नियम। अब आ मॉनिटर जब तक रहा उसने सबसे मेल कर लिया, पहले ई उ रील री से किया, नया गुण बनाया। फिर उसने नए गुण वाले शब्द कौन कौन से आए थे, वर्ण आए थे, स्वर ए ऐ ओ औ आए थे, है ना। वृद्धि में हमने आपको ए और ओ का बताया है, लेकिन उसमें ऐ और औ से भी मेल कर लेता है वो, उनसे भी मेल करके, लेकिन बनेगा वही ऐ और औ ही बनेगा, कुछ अलग नहीं बनेगा। ठीक है, अब यण पे आए तो यण कहता है कि अब बाकी के वर्ण भी कहने लगते हैं कि इन्हीं की चलती रही, अब हमारी चलेगी। तो ई उ री और री क्या करेंगे, अब ये कहेंगे कि हम भी सब स्वरों से दोस्ती करेंगे। तो अब इनके पास ये अपने समान वालों से तो करेंगे नहीं, क्यों? समान वालों से तो ये दीर्घ में पहले ही कर चुके हैं। तो अब ये क्या करेंगे, ये कहेंगे कि हमारे बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए। असमान स्वर क्या मतलब क्या हुआ, यानी इनके जैसा समान ना हो, स्वर तो हो। स्वर कौन सा हो सकता है, बोले ई के जैसा ई ना आए, अ आ सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो, उ आ सकता है, री आ सकता है, ए आ सकता है, ऐ आ सकता है, ओ आ सकता है, औ आ सकता है। ठीक है, ये बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा ऊ हो सकता है, लेकिन असमान होगा, बस ई जैसा ई नहीं आएगा। तो ई के बाद जब भी कोई असमान स्वर आएगा तो ई बन जाएगी हमारी य में। अब ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा, मतलब अ हो गया, आ हो गया, इस जैसे समान नहीं होना चाहिए, तो ई हो गई, ई हो गई। ऊ होगा क्या, बोले नहीं, क्योंकि ऊ तो इस जैसे समान है, वो समान चाहिए ही नहीं। वो कहता है समान से तो हमने पहले दीर्घ में ही दोस्ती कर ली, हमें तो बाकी बचे हुए लोगों से करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, री हो गया, री हो गया, यहाँ पे भी री हो गया, यहाँ पे कहेंगे ए ऐ ओ औ, फिर से वही सारी चीजें, सारे स्वर आ जाएंगे। यहाँ पे भी री को छोड़ के कितना भी हो, यहाँ पे भी री को छोड़ के कोई भी स्वर हो, तो ये सब क्या होंगे, ई जो है हमारी असमान स्वर, ई उ री री, असमान स्वर आने पे अपना रूप बदल लेते हैं। क्या रूप बदल लेते हैं, ई बन जाती है या, वो भी आधा, ऊ बन जाता है व, वो भी आधा, री बन जाता है र आधा, और री बन जाता है हमारा ल, और वो भी आधा। ठीक है, तो कहीं पे भी आपको क्या दिखाई दे, ई उ या दिखाई दे, बीच में व दिखाई दे, र दिखाई दे, और आधा ला दिखाई दे, तो समझ जाइएगा कि इसको हमें किन में तोड़ना है, कहेंगे इस य को हमें ई में बदल देना है। और या में जो भी कोई भी स्वर लगा दिया हो, क्योंकि आगे आने वाला स्वर उसमें जुड़ा है, जैसे हम कहते हैं अपी, रुको, लिखा हुआ है आपके पास अपी एक,
ठीक है, ठीक है, अपी एक लिखा हुआ है। अब हम क्या कहेंगे कि ये जो ई है और ए के मेल से है। अब इसने क्या किया, ई के बाद कोई भी असमान स्वर आ गया, ई जैसा दिखने वाला नहीं है, तो ई किस में बन जाती है हमारी, ई बन जाती है हमारी या में। अब हमने पा आधा क्यों कर दिया, क्योंकि स्वर बदल रहा है ना, ई तो बस जा रही है तो पा को आधा कर देगी, तो ये हो गया। अब ई के बाद से ई की मात्रा किस में बदली, या में बदली, बदल गई। बदलने के बाद अब क्या होगा, अब आगे वाले से मेल करेंगे। आगे क्या है हमारे पास, ए, तो या में आके ए की मात्रा आ जाएगी, ए की मात्रा आ गई और क इसमें से मिला दिया, तो ये बन गया अप्येक। ठीक है, अब ये तो हो गया जोड़ने का नियम। अब इसी को तोड़ने का नियम क्या हुआ कि हमें क्या दिखाई दे बीच में, कहे अगर इसको कहा कि विच्छेद करिए, तो अगर आप अप्य अलग निकाल दें, ये अलग निकाल दें तो कुछ अर्थ बन रहा है, नहीं। आ अलग निकाल दीजिए, प्य की अलग निकाल दीजिए, कोई अर्थ बना नहीं। अप्य अलग निकाल दीजिए, का निकाल दीजिए, कुछ निकला नहीं। अब क्या विच्छेद करें, तो अपन या से देखें। यहाँ हमें बड़े आ की मात्रा नहीं दिख रही है, बड़ी ई की नहीं है, ऊ की नहीं है, ए नहीं है, आई नहीं है, औ नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा, तो क्या करें, कहें कि यहाँ पे अब अपन क्या करते हैं, ये हमारी या को तोड़ के देखते हैं। अब जैसे ही हम या को तोड़ेंगे तो क्या होगा, या हमारा किस में टूटेगा, या और ए में। और या हमारा भाई किसी असमान स्वर के होने से किस कहां से आता है, बोले ई से आता है। ई की जगह पे हमारा या आता है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको छोटी ई दे के देखेंगे। अगर छोटी ई से हमारा सही शब्द बन जाए तो हम छोटी पे ही रुक जाएंगे, अगर नहीं हो तो फिर हम बड़ी ई का भी प्रयोग करते हैं। हमें अपी से ही ठीक मिल गया, तो अब बाकी पीछे क्या बचाता, बोले का बचाता, तो इसको हम ए अपने को सीधा चुपचाप निकाल के इसको पीछे वाले को दे दो, तो बन गया एक। ठीक है, तो अपी एक, तो यण संधि का ये नियम हो जाता है। और ऐसे ही हमारी आती है अयादी संधि। अयादी संधि क्या होती है, अब जब ई उ रील री ने अपनी सबसे दोस्ती कर ली, तो अब बचे कौन से बेचारे, ए आई ओ औ। कह रहा है हम लोग क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम भी अपने से असमान स्वरों से, उन्होंने कहा हम भी अपने असमान स्वरों से हम दोस्ती करेंगे, हमारे बाद कोई भी स्वर आ जाए, उन्होंने तो ये कह दिया अब हमारे बाद तो कोई भी आ जाए चलेगा, ए के बाद ए भी आएगा तो भी चलेगा, आई के बाद आई आएगा तब भी चलेगा, लेकिन स्वर आना चाहिए, बस हम तो सबसे दोस्ती करेंगे। तो क्या होगा, ए जो होगा ए बन जाएगा अय, या आधा रहेगा। आई है वो क्या बनेगा, बोले वो आय बन जाएगा। ओ जो होगा वो क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा। और औ जो होगा वो किस में बन जाएगा, वो आव बन जाएगा। कह रहे बना रहने दो, कोई भी स्वर बना रहने दो, लेकिन हमें तो करनी है। आ के बाद ए के बाद अ ई उ री ली, कितने कोई भी स्वर हैं, वो कोई भी आ रहा हो तो हम ये कर लेंगे। बोले ठीक है, कैसे, अब जैसे हमारे पास दिखा एक, ये लिखा है पौ धन अक, क्या लिखा हुआ है, पौ धन अक। ठीक है, अब यहाँ लिखा है औ की मात्रा के बाद स्वर आ गया, कोई भी स्वर है चलेगा। ठीक है, तो अब ये औ क्या कहेगा, बोले अब मेरी दोस्ती हो रही है, मेरी प्रधानता है, मैं आगे हूं, मैं आगे हूं, तो अब हम पहले इसको तोड़ेंगे। तोड़ेंगे तो प में से क्या निकल जाएगा बाहर, औ निकल जाएगा, औ निकल गया। और औ के बाद ये अक हमने इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब औ किससे बनता है, बोले औ बनता है किस किस से, औ का क्या परिवर्तन हो जाता है, आव बन जाता है। औ क्या बन जाता है, आव, तो हमने आ और व लिख दिया। अब ये आव का क्या करें, बताइए क्या करें, तो बोले ये करें कि ये जो आ है इसको दे दीजिए, आगे वाले को दियो, ये बन जाएगा पा, और व इसको दे दीजिए तो ये हो जाएगा आधा व अक। अब ये आधा वर्ण के बाद कोई भी स्वर हो तो वो किसका काम करता है, चुंबक का, तो वो क्या कर लेगा, वह अपने अंदर आ को समेट लेगा, तो ये बन जाएगा वक। तो क्या बन जाएगा हमारा, अब इनको दोनों को मेल करेंगे तो क्या बना, औ की मात्रा और आ के मेल से बना ये पावक। हमारा क्या शब्द बन गया, पावक। पावक शब्द हमारा ऐसे बना। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि चलो ठीक है कि पौधन अक हमारा औ और आ के मेल से हमारा क्या, आव बन गया। लेकिन इसी का जब विच्छेद करना हो तो क्या करें, तो हम ये करें, तब हम देखेंगे कि इस, अब भाई पावक शब्द है, पा को अलग करें, वक को अलग करें तो क्या निकल रहा है, बोले नहीं समझ में आ रहा। पाव अलग करो, क अलग करो, कुछ निकल रहा है, नहीं आ रहा। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ देखेंगे व, क्या देखेंगे, व हमारा कहाँ मिलता है, बोले यहाँ मिलता है। कहेंगे यण में भी तो मिल रहा था और यहाँ पे भी मिल रहा है, क्या करना है, बोले कैसे पहचान करें कि यण वाला है या फिर ये हमारा अयादी संधि वाला है। ये हमारी अयादी संधि का नियम चल रहा है। ठीक है, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, यण और
तो यण और अयादी में एक अंतर होता है। यण में, अयादी में भी या मिल रहा है आपको, और यण में भी या मिलता है और वा भी मिलता है, दोनों वर्ण एक जैसे मिलते हैं। लेकिन कैसे पहचान करें कि ये अयादी नहीं है या यण है, या यण नहीं है अयादी है? तो बस उसका नियम ये होता है कि या और व, कहीं यहाँ पे क्या हो भाई, नायक लिखा है, ये लिखा है नायक, और ये लिखा है हमारा पावक। बस पहचान ये है कि ये जो या है इसके पहले कोई भी आपको आधा व्यंजन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको छोटा अ या बड़े आ के साथ में व्यंजन मिलेगा यहाँ पर, यानी जो य और व है उसके पहले आपको अ या आ से जुड़ा हुआ कोई भी व्यंजन मिलेगा, तब समझना ये अयादी संधि है। और वहीं पे उल्टी बात करें इसकी यण संधि की, तो यण संधि में या और वा जो दिखेगा उसके पहले निश्चित ही आपको आधा व्यंजन मिलेगा। भले अभी जैसे अप एक बताया था तो उसमें आधा पा आगे आ गया था, ठीक है। कोई से इत्यति होगा तो बोले आधा हमारा ता होगा। कोई भी आधा व्यंजन आपके या और वा के आगे लगा होगा, तब आप समझ जाएंगे कि इसमें हमें यण संधि का नियम लगाना है। क्योंकि नहीं तो बच्चे क्या होते, कंफ्यूज हो जाते हैं कि या और वा दो संधियों में निकलता है, यण में भी निकलता है, अयादी में भी निकलता है, तो हम इसको किस में तोड़े? इस या को हम क्या अय वाली रास्ता से जाएं, अयादी वाली रास्ता से जाएं, या यण वाली से जाएं? तो हमने आपको बता दिया, स्वर मिले तब आप जानना कि इसको अयादी के नियम से तोड़ना है। हमारा आधा व्यंजन मिले या और वा के सामने, तब मानना कि इसको हमें यण संधि से तोड़ना है, तभी ये या ई में टूटेगा, वा ऊ में टूटेगा। और यहाँ पे अगर स्वर, वो भी कौन सा स्वर, अ और आ लगा हुआ हो, तो वही हमारा य और व किस में टूटेगा? बोले यह टूटेगा हमारा किस में, ए से, क्योंकि यहाँ पे ए आई के मेल से ही हमारा अय और आय आता है, और वह कहाँ से आता है, ओ और औ के मेल से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने की बात है, ये इससे आपको क्या होगा, दोनों में अंतर पता चलेगा। तो इस प्रकार से संधि के हमने आपको 5 संधियों के नियम बता दिए आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं इनके उदाहरणों पे, जिसमें पहले में लिखा है आपका विनियोपेता। अब फिर से देख लीजिए, वही आ गई ओ की मात्रा। अब यहाँ पे हम ए से भी तोड़ सकते थे, लेकिन अगर हम ए से इसको तोड़ते तो ये क्या बनता हमारा, विनियोप। विनियोप, क्योंकि इसको क्या करते हम, ए की मात्रा को अ और किस में तोड़ते, अ में तोड़ते और ई में तोड़ते, क्योंकि ए की मात्रा हमारी इन्हीं से बनती है, जैसा कि अभी हमने आपको गुण में बताया था कि अ और ई के मेल से हमारा ए की मात्रा बनती है। तो अ हम देते इसको और ई देते इसको, तो ये हमारा बनता है विनियोप और वो बनता इता। तो ना तो विनियोप का अर्थ कुछ निकल रहा था और ना ही इता का अर्थ निकल रहा था, अर्थात ये हमारी ए की मात्रा से इसको नहीं तोड़ने वाले हैं। तो फिर कहां से तोड़ने वाले हैं, तो हमें ओ की मात्रा दिख रही है। अब हम इससे तोड़ के देख सकते हैं, तो ओ की मात्रा को क्या करेंगे हम, ये लिखा है हमारा विनियोपेता, ठीक है। अब ओ की मात्रा को तोड़िए, ओ की मात्रा हमारी कैसे टूटती है, अ और ऊ के मेल से। तो या में से ओ की मात्रा की अलग, और इसको हमने किस में तोड़ा, अ और ऊ में। पहले इतना करके देखते हैं, छोटे छोटे पहले देके देखिए, फिर उसके बाद काम ना चले तो अपन बड़े बड़े कर देते हैं। कहते हैं ना कि अगर 1 रुपए से काम चल जाए तो अपन पहले एक ही खर्च करो, नहीं हो तो फिर 2 रुपए भी खर्च कर दो, ऐसा कर सकते हैं बाद में, लेकिन पहले एक से ही काम चला। तो अपन ने पहले छोटा दिया, तो विनय शब्द में यह जो आधा था उसको अ दिया, तो ये विनय बन गया। तो कहेंगे ठीक है, ये विनय शब्द तो हमारा ठीक है, विनय यानी किसी से प्रार्थना करना या विनम्रता के साथ में। अब इसको दे देते हैं, बोले ओ जब हटा है तो या ने तो भाई अपना स्वर ले लिया, अब बचा तो पेता है, अकेला बचा हुआ है, पेता का क्या करें, इसको ऊ देख के देख लेते हैं, तो ये बन गया उपेता। बोले उपेता का अर्थ क्या होता है, उपेता का अर्थ होता है 7। तो कह रहे हाँ, तो बस तो ठीक तो हो गया, 1 ही रुपए से काम चल गया, तो अपन बड़े बड़े क्यों लाए। तो ये बन गया हमारा विनय और उपेता। इस प्रकार से ये हमारा ओ की मात्रा से हमने इसको तोड़ दिया, तो विनय उपेता बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, आपके NCERT वालों ने यहाँ पर आपको ये तो एक स्वर संधि यानी गुण संधि का आपको एक नियम बता दिया था, गुण संधि का एक तोड़ दिया। यहाँ पर आपको उन्होंने एक व्यंजन संधि का भी आपको उदाहरण दे दिया। अब व्यंजन संधि का जो नियम दिया है, इसमें कल हमने आपको बताया था
एक जशत्व संधि का नियम बताया था। इस व्यंजन संधि होती है, झलाम जशंती जिसको कहा जाता है, उसका सूत्र होता है, पढ़ेंगे। अभी बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि मैम क्या क्या बोल रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा, आएगा समझ में। उसमें हमने बताया था कि त, सिर्फ अब पहले वाले वर्ण की बात बता रहे हैं, क, फिर च, ट, त, प, इनको जानते हो, ये पहले पहले वर्ण को जानते हो, बस इतना जानते हो काफी है। इसके बाद कोई स्वर व्यंजन आ जाए वो पहचान लोगे आप, इतना तो पहचान लोगे कि क के बाद कोई स्वर या व्यंजन लिखा है, पहचान लेंगे। इसके बाद क, च, ट, त, प के बाद कोई स्वर या व्यंजन लिखा है वो तो पहचान लेंगे ना, बस इतना पहचान लेंगे। तो बस इतना सोचना है हमें कि क, च, ट, त, प, इनके बाद कोई स्वर व्यंजन आ जाए तो ये अपने ही तीसरे नंबर में बदल जाते हैं। तो क का तीसरा नंबर कौन सा होता है, ग, क्या होता है, ग। च का तीसरा नंबर क्या होता है, ज। ट का तीसरा नंबर कौन सा होता है, ड। त का कौन सा होता है, द। और च का, प का कौन सा होता है, ब। यानी आपको बस ये देखना है, ये तो संधि करने का नियम है कि क के बाद कोई भी स्वर व्यंजन आ जाए तो आप उसको गा में बदलेंगे। जैसे जगत धन ईश क्या बन जाता है, जगदीश। जैसे ये आपने देखा होगा, आपने खूब इसका उदाहरण पढ़ा होगा, हिंदी में तो पढ़ा ही होगा, जगत धन ईश, है ना। तो ये क्या बन जाता है, जगत धन ईश। त के बाद कोई भी स्वर व्यंजन आया तो त दा में बदल गया, तो ये क्या हो गया हमारा, जगद, जगद बना। और ये हमारा है ईश। अब क्या होगा, ये जो द है, ये जो आधा व्यंजन है, चुंबक का काम करता है, स्वर को अपने साथ मिला लेता है, तो द में ई मिल जाएगा। तो ये द कैसा बन जाएगा, बड़ी ई की मात्रा के साथ वाला, तो हम इसको लिखेंगे जग, द में ई मिला दी, हो गया जगदीश। ठीक है, बस ये तो आप समझ में आ गया। अब इसी को तोड़ना ज्यादा जरूरी है। अभी ये तो पता चल गया आपको, यहाँ इन्होंने तोड़ना दे दिया, यहाँ आपको जैसे यही हमने अभी लिख दिया, आपको ये लिखा जगदीश और कह दिया अब इसको तोड़िए। अब यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा दिख रही है, तो अब हम पहले कहेंगे अरे इसमें तो दीर्घ संधि हो सकती है, इसमें दीर्घ संधि हो सकती है। तो हमने क्या किया, जगद शब्द की बड़ी ई को हमने पहले तो दो ई में तोड़ दिया हमने, ठीक है, ठीक है, दो ई में तोड़ दिया। तो हमने इसको कहा ई ले लो भाई, तो ये बन गया जगदी। भाई जगदी क्या होता है, नहीं कुछ नहीं होता है, गलत। बड़ी ई लेके देख लो, तो बड़ी ई भी ले ली, तब भी जगदी बनेगा, तब भी कुछ नहीं हुआ। अर्थात अगर यहाँ पे दोनों ई लगाने पे भी कुछ नहीं बनना है तो ये अब हमारी स्वर की बस की बात नहीं रही, स्वर संधि की बात नहीं है। तो क्या कहें, जगदीश से। अब इस दा को तोड़ के देख सकते हैं, बोले हाँ हमें पता है कि तीसरा वर्ण हमें पता है कि ये कौन सा है, त थ द, ता वाली लाइन का तीसरा नंबर का अक्षर है। और तीसरे नंबर का अक्षर आता कब है, जब पहले के बाद में कोई भी स्वर व्यंजन आ जाए। तो अपन क्या करते हैं, अब इस तीसरे को पहले अपने पहले नंबर में बदल के देख लेते हैं। तो यहाँ हमने कह दिया, इसको जगत कह दिया, कि क्या किया, दी को तोड़ा, द और ई में टूट गया ये, ठीक है। अब दा को किस में बदला, उसी के पहले वर्ण में, तो ये हो गया त। तो यहाँ पे हमारा क्या बना, बोले जग के साथ में इसको लगा देना, जरा देखना तो सही बना, बोले हाँ जगत बन गया, जगत यानी संसार। फिर इस ई का क्या करें, बोले ई को कुछ नहीं, चुपचाप से ईश के साथ में दे दो, तो ये बन गया ईश। यहाँ पे सबसे अच्छी बात होती है कि जो तीसरा वर्ण है उसको पहले में बदल दीजिए, और जो पीछे स्वर लगा हुआ है उसको जैसा का तैसा उठा के पीछे वाले के सामने रख दीजिए, आपका सही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, जगत धन ईश में टूट गया। ये ऐसे ही यहाँ पे हमारा दूसरा उदाहरण आ गया, ये लिखा है ना दपी, कुसुमा दपी। हम बड़े आ से भी तोड़ सकते थे इसको पहले, लेकिन बड़े आ से तोड़ते तो क्या बनता है, ये कुसुम और अदपी बनता, क्योंकि बड़ा आ दो आ में टूटता, एक दपी को देते हम एक कुसुम को देते, तो क्या बनता हमारा, ये कुसुम बनता या कुसुमा बनता। तब भी कुसुम तो ठीक हो जाता, फूल का आ जाता, लेकिन दपी क्या हो रहा था, अदपी क्या होता था, आदपी क्या हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको दा से तोड़ के देखेंगे। तो भाई दा कहाँ से आता है, तीसरा अक्षर है, तीसरा अक्षर किसकी जगह पे बैठता है, पहले की अक्षर पहली जगह पे। तो दा को क्या करेंगे, दा को तोड़ेंगे, ये दा पूरा लिखा है, इसको तोड़ेंगे। दा के स्थान पे पहले क्या करेंगे हम, त। ता को भी तोड़ेंगे, ता किससे मिलकर बना है, बोले छोटे अ से। तो क्या हो जाएगा, ये हम इसको क्या है कहेंगे, कुसुमात। क्या करेंगे, कुसुमादपी को किस प्रकार से तोड़ेंगे,
कुसुमादपि लिखा हुआ है। अब हमने क्या किया, जब इसको दा को तोड़ा तो वो ता और आ में टूट गया। तो अब इस दा को तो हटाएं, क्योंकि दा के तो अपने दो टुकड़े हो गए। तो क्या होगा कि कुसुम शब्द में, कुसुमा शब्द में त लगा देंगे तो ये बन जाएगा कुसुमात। हाँ बोले, आत लगने से हमें पंचमी विभक्ति दिखने लगी कि कुसुम से। और पी के बाद हमने क्या किया, इसको चुपचाप उठा के आ को हमने पी को दे दिया तो ये बन गया पी, यानी कुसुम से भी। बोले ये बस सही बन गया वर्ड। तो क्या करना है, कहीं पे भी आपको तीसरा वर्ण दिख जाए, ग दिख जाए, फिर आपको ज दिख जाए, यहाँ ड दिख जाए आपको, फिर द दिख जाए या आपको बा दिख जाए, तो उनको चुपचाप किस में बदल देना, पहले वर्ण में बदल देना। अभी एक ही नियम बता रहे हैं, इसका और आगे का नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए, ठीक है। ये त हो गया और ये हमारा पा हो गया। तो ये आपको यहाँ पे करना था। तो क्या हुआ, दा को तोड़ा, ता में बदला और दा में से आ निकाल के बाहर कर दिया और अपी को दे दिया। और यहाँ पे देखेंगे, देखिए या के पहले आधा माँ आ गया है, आधा व्यंजन है, अर्थात किसमें टूटेगा, ये यण संधि में। तो या किसमें टूटेगा, ये जो यू है इसको तोड़िए, तो या हमारा क्या बन जाएगा, ई, और ऊ बाहर निकाल देंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, माँ को, ये जो माँ आधा था इसको दे देंगे छोटी ई, तो ये बन जाएगा चिनोमी, और छोटा ऊ भयम को दे देंगे तो बन जाएगा उभयम। तो ये क्या बन जाएगा, यण संधि से टूट जाएगा। यहाँ हमारी एक विसर्ग संधि का नियम आया है, रत्व संधि होती है, जिसमें कि विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। अब हम इसको अभी नहीं बता रहे डिटेल में, बस इतना समझ लीजिए कि कहीं पे भी आधा श, र, स, श या ओ की मात्रा के बाद ऐसा अवग्रह दिखे तो समझ जाइएगा कि ये बीच में जो आए हैं आधे आधे, वो किससे आए हैं, विसर्ग के स्थान पर आए हैं। तो यहाँ पे नृत्य, नृत्य शब्द, नृत्य शब्द सही दिख रहा है, मुग्धम दिख रहा है, लेकिन ये रा कहाँ से आया, अगर इसको तोड़े तो नृत्यई और ये हो गया मुग्धम हो गया, ठीक है। लेकिन मुग्धम शब्द तो ठीक है, लेकिन नृत्य अकेली ऐ की मात्रा नहीं आती है किसी भी विभक्ति में, कोई भी विभक्ति हो लेकिन ऐ की मात्रा अकेली नहीं आती है। तो बोले कैसी आती है, विसर्ग के साथ वाली आती है। तो ये विसर्ग कहाँ चला गया, विसर्ग जब इसमें जुड़ रहा था तो रा में बदल के माँ के ऊपर चला गया था। तो हमने क्या किया, जब उसको अलग किया तो ये जो रा था जो विसर्ग के रूप में ऊपर पहुंच गया था, बदल के रूप अपना, तो उसको हमने कहा कि चुपचाप अपने फिर से रूप में आ जाओ। तो रा को हमने पकड़ के विसर्ग में बदल के लिख दिया नृत्यई है और मुग्धम। तो नृत्यई शब्द में हमारा कौन सा बन गया, हमारा तृतीय विभक्ति बहुवचन का, जैसे रामई है बालकई है बनता है वैसे नृत्यई है बन गया, ठीक है। यहाँ पे फिर से वही रत्व संधि का नियम आया, प्रकृति रस्ती, प्रकृति रस्ती बना हुआ है, र आया हुआ है बीच में र आया है, तो उसको क्या करेंगे, बोले इसको विसर्ग में तोड़िए। कैसे, यहाँ पे लिखा है प्रकृति और रस्ती, ये लिखा हुआ है, प्रकृति रस्ती लिखा हुआ है। तो प्रकृति अलग किया, बोले ठीक है, प्रकृति शब्द तो ठीक बन गया, और लेकिन ये जो स्ती है ना, तो रस्ती का अर्थ कुछ निकल रहा है, प्रकृति शब्द का ठीक निकल आया लेकिन रस्ती का अर्थ कुछ नहीं निकल रहा। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, उस गड़बड़ को पकड़ लिया अपन ने, ये र गड़बड़ है इसमें। र कहाँ से आता है, बोले ये विसर्ग से आता है। तो क्या होगा ये हमारा, इसको हम बनाएंगे प्रकृति, विसर्ग दे देंगे आधे रा को। अब जब आधा रा विसर्ग में बदल गया तो उसमें बीच में क्या छुपा था, उसमें आ छुपा हुआ था, तो आ को बाहर निकाल दिया तो ये हो गया अस्थि। तो प्रकृति है अस्थि, ये हमारे दो शब्दों में ये टूट गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए लोक क्रीड़ा सक्ता, लोक क्रीड़ा से तो हमें पता चला कि यहाँ के लोक की यानी जगत की या कहे संसार की क्रीड़ा यानी संसार की क्रीड़ा, संसार के खेल, आसक्ता यानी सक्ता यानी प्रेम। और लोक क्रीड़ा शब्द तक तो ठीक रहा, लेकिन सक्ता का अर्थ क्या होता है, बोले नहीं पता हमें, सक्ता का कोई अर्थ नहीं होता है, तो क्या करें हम। अब इसको क्या करते हैं, लोक क्रीड़ा को तो हम अलग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ देखते हैं यहाँ क्या कुछ टूट सकता है, बोले हाँ बड़े आ की मात्रा दिख रही है। तो क्या करें, हम दोनों को छोटा छोटा देखें। अगर हम इसको छोटा आ दे दें तो ये बनता लोक क्रीड़ और ये बनता असक्ता।
तो कह रहे लोग ना तो क्रीड़ से मजा आ रहा है ना ही असक्ता से आ रहा है, यानी सही अर्थ नहीं निकल रहे हैं, तो क्या करें, दोनों को बड़े बड़े देखो देखो, तो बड़ा दिया तो ये भी लोक क्रीड़ा ठीक बन गया, और इसको भी दिया तो आसक्ता ठीक बन गया। आसक्त यानी प्रेम। आसक्त का अर्थ क्या होता है, यानी जहां पर आपकी शक्ति का बस ना चले, आसक्त हो जाए आप, जहां शक्ति भी नहीं हो, प्रेम के आगे शक्ति भी काम नहीं करती, आपका मन कितना भी कंट्रोल करे लेकिन वो कंट्रोल नहीं होता है, तो इसीलिए आसक्ति कहते हैं उस प्रेम को। तो कहते हैं लोक क्रीड़ा आसक्त, ठीक है, आसक्त हो जाना उस पर। तो कहें दोनों को आ से तोड़ा तो हमारा सही निकल के आ गया। आगे चलते हैं, तो इतना आपको समझ में आया, विच्छेद करना अपन ने इतना तो सीख ही लिया है। वैसे अब जो हमने आपको स्वर संधि को तोड़ना बताया, एक व्यंजन संधि को भी तोड़ना बता दिया, कि जिससे कि अब आगे भी आएंगी आपकी संधियां तो आपको दिक्कत ना आए, समझ में आ जाए कि भाई ये ओ की मात्रा मैम तोड़ रही हैं तो कहाँ से तोड़ रही हैं, ए की मात्रा निकाल ले तो कहाँ से निकाल रहे हैं। अब विशेषण विशेष हैं, ये तो अपन बहुत सारे कर ही चुके हैं। जैसे भारत जनता की क्या क्या विशेषता आई है, सुकुमार आया है, कठोर आई है हमारी, और क्या विनय उपेता आई है, कई चीजें आई हैं विशेषता। लेकिन यहाँ पे क्या मिले थे, यहाँ पे आपको मेल करना था, आपको जोड़ियां देती थी कि विशेषण पद लिखा है सुकुमार, तो सुकुमार कौन है, हमारी भारत की जनता। सहज कैसी है मेरी प्रकृति, मेरा स्वभाव। विश्वस्मिन इस जगत बोले किस में, बोले इस विश्व के जगत में। तो यहाँ पे जगत शब्द की विशेषता किसने बताई थी, विश्व अस्मिन ने। कह रहे हैं और क्या क्या आया था, बोले समम जगत सारा संसार। तो जो समम शब्द आया था बोले किस लिए आया था, बोले किसकी, जगत की विशेषता बताने के लिए। और समस्ते, समस्ते कौन थे हमारे, संसार में, समस्ते संसारे। अब आप कहेंगे कि मैम हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे समस्ते जगत भी तो कर सकते थे, आप समम संसारे भी तो कर सकते, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया। भाई बहुत कुछ तो एक ही जैसी चीजें दिख रही हैं, क्यों नहीं किया। लेकिन कैसे पहचान कर ली कि भाई इसका विशेषण यही है, तो उनकी विभक्ति को देख के पहचान कर ली। यहाँ पे एक ही मात्रा लिखी है, यानी सप्तमी विभक्ति है, तो यहाँ पे हमें संसार में दिख रही है, तो बोले संसार शब्द में, जगति शब्द में भी है। बोले विश्वस्मिन, विश्व, एक तो हमने लाइन भी पहचानी कि विश्वस्मिन जगति, जगति कहते हैं नृत्य मुग्धम, यानी नृत्य से मुग्ध है। इस विश्व में हमारा क्या है, बोले ये पूरा संसार हमारे जगत से मुग्ध है। इस प्रकार जो विश्वस्मिन शब्द के साथ में हमारा क्या आया है, जगति आया हुआ है। तो इसी से यहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति है अस्मिन, और यहाँ जगति शब्द में भी है। सहजा यहाँ प्रथमा विभक्ति है, तो प्रकृति में भी हमारी प्रथमा विभक्ति है। अब कहते हैं भारत जनता, स्त्रीलिंग शब्द हमारा प्रथमा विभक्ति है, तो सुकुमारा शब्द भी हमारी कैसी है, स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति है। और यहाँ कहें बोले ये समम, समम यहाँ देखें बोले ये कैसा है, बोले फलम जैसा है, तो हमारा जगत शब्द भी हमारा नपुंसक लिंगवाची हो गया जगत। तो ये हमारा, ये भी प्रथमा विभक्ति का है और ये भी प्रथमा विभक्ति का। तो इस प्रकार से विभक्तियों को पहचान करके भी हम विशेषण विशेष्य का मेल कर सकते हैं कि इसमें तृतीया है तो उसकी तृतीया विभक्ति वाला ही विशेषण कोई ना कोई मिलेगा। अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है, बुक पढ़ी है तो फिर आपको पता ही चलेगा कि सुकुमार कौन थे, भारत जनता। सहजा मेरी प्रकृति, विश्वस्मिन जगति, समम जगत, और समस्ते संसारे। तो ये आपके विशेषण विशेष हो जाते हैं। समानार्थक, समानार्थकानि पदानि मेलयत, यानी समानार्थक पदों को मेल कीजिए। तो जगति, जगति को क्या कहा जाता है, संसारे। कुलिशात क्या होता है, वज्रात, वज्र। कुलिश का अर्थ क्या होता है, वज्र। कहते हैं प्रकृति यानी मेरा स्वभाव, चक्षुषा यानी नेत्र, तटिनी यानी नदी, और वसुंधराम यानी हमारी पृथ्वी। तो ये हमारे क्या हो गए, इसके समानार्थक पद हो गए। समानार्थक पद हमने पहले भी आपको पढ़ा दिए और बहुत सारे पढ़ा दिए, थोड़े बहुत नहीं पढ़ाए हैं, कई पढ़ा दिए, 25-30 पढ़ा दिए समानार्थक। उचित कथानाम समक्षम आम, अनुचित कथानाम समक्षम च, यानी न इति लिखित। और क्या करना है आपको, जो उचित कथन हो उसके सामने तो आप आम लिख दीजिए यानी हाँ, और अनुचित हो उसके सामने लिख दीजिए नहीं। तो लिखा है अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम संसारम पश्यामि, यानी अहम यानी मैं, परिवारस्य यानी परिवार के, चक्षुषा यानी नेत्रों के द्वारा, संसारम संसार को, पश्यामि देखता हूँ। क्या मैं परिवार के चक्षुओं से
मैं परिवार के चक्षुओं से संसार को देखता हूँ। तो ये सही है? बोले हाँ, क्योंकि मित्र के या परिवार के हम जो नेत्र होते हैं उसी से संसार को देखते हैं। जब अब आप कहोगे वहां तो हमने मित्र पढ़ा था, आपने परिवार को आम क्यों कहा? तो देखिए, आप जब जन्म लेते हैं, तो आपके माता पिता आपको इस संसार को देखने का तरीका बताते हैं कि ये हमारे लिए हमारे आपके दादा दादी हैं, ये आपके भाई बहन हैं, ये आपके चाचा चाची हैं, ये आपके सगे संबंधी हैं, ये आपके मित्र हैं, ये आपका परिवार है, ये आपका देश है। तो आपका जो दृष्टिकोण है या आपके नेत्र हैं, आपने स्वयं से पहचान करना नहीं सीखी है, आपको आपके परिवार ने पहचान करना सिखाई। माँ और पिता आपको सिखाते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो उन्होंने कहा है कि मैं परिवार के चक्षुओं से संसार पश्यामी देखता हूँ। तो कहेंगे हाँ, हम अपने परिवार से ही तो सीखते हैं, तो इसीलिए इसमें हमने किया आम। कहते हैं समम जगत मम काव्य मुग्धम अस्ति, सारा जगत मेरे काव्यों से मुग्ध है। हाँ बिल्कुल है, तो आम लिख देंगे। अहम अविवेका भारत जनता अस्ति, मैं बिना विवेक वाला भारत की जनता हूँ क्या? मैं बिना विवेक की भारत की जनता हूँ? नहीं, मैं सुविवेक, मेरे पास अच्छा विवेक है। तो इन्होंने गलत लिखा था, इसलिए अपन ने लिख दिया न। अहम वसुंधराम कुटुम्बम न मन्यते, मैं वसुंधरा को कुटुंब नहीं मानता हूँ। गलत, मैं मानता हूँ। तो इन्हें गलत बात लिखी है, तो हमने लिख दिया न। अहम विज्ञान धना ज्ञान धना चा अस्मि, मैं विज्ञान धनी और ज्ञान से धनी हूँ। हाँ बिल्कुल है, हमारे यहाँ हमारी भारत की जनता के पास विज्ञान का भी धन है और ज्ञान का भी धन है। तो कहेंगे आम। तो ये हमारे हो जाते हैं आपके आम और ना, यानी जैसे आप सही गलत कहते हो, अपना राइट रॉन्ग कहते हो, या ट्रू फॉल्स कहते हो, सत्य असत्य कहते हो, वैसे ही हाँ नहीं हो गया संस्कृत में आम और ना हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके पाठ के सारे अभ्यास हो जाते हैं पूरे। इनमें सिर्फ जो संधि वाला पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि दो शब्दों में तोड़ना तो ऐसे हम कैसे ही बता दे कि विनय उपेता से ये बना, प्रकृति स्था से ये बना, लेकिन उनका कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपको नियम तो पता चले कि भाई तोड़ा कैसे है, इसलिए अपन को थोड़ा सा वहां अपना टाइम हो जाता है। आगे आपकी संधियां भी हम करवाने वाले हैं। तो अपने अगले वीडियो में हम अपना नया पाठ शुरू करेंगे। उसके पहले वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल के वीडियोज कहाँ मिल सकते हैं। हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आपको करना क्या है, आप गूगल पे लिखिए magnetbrains.com, आप इंटर करेंगे, आपके सामने पेज हो जाएगा ओपन, और जिसमें कि आपको नीचे यहाँ पे क्लासेस दिखने लगेंगी। अब आपको करना क्या है कि जिस क्लास को सर्च करना है उसको कीजिए क्लिक। मान लीजिए आपने 8th क्लास को किया क्लिक, तो आपके सामने 8th क्लास का पेज हो गया ओपन, जिसमें कि आपको सारे सब्जेक्ट दिखने लगेंगे। उसमें भी आप जैसे संस्कृत पे गए, आपने किया संस्कृत को क्लिक, तो आपके सामने संस्कृत की प्लेलिस्ट यहाँ पे हो जाएगी शो। कैसी प्लेलिस्ट होगी? वो भी चैप्टर वाइज, हर चैप्टर में छोटी छोटी सी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अर्थात आप पहला चैप्टर खोलेंगे, आपके उसके 3 वीडियोज आपको सामने दिखने लगेंगे, 3 टॉपिक दिखने लगेंगे। अब आप जिस टॉपिक को करेंगे सिलेक्ट, वो हो जाएगा ओपन। मान लीजिए आपने पहला वाला किया सिलेक्ट, पहला वीडियो, तो आपके सामने पहला वीडियो हो गया शुरू। इसके बाद आपको सीधे दूसरे पे जाना है तो नेक्स्ट पे कर दीजिए, फिर दूसरे पे जाना है तो नेक्स्ट पे कर दीजिए, नहीं तो अगर दूसरे चैप्टर पे जाना है तो यहाँ से करेंगे क्रॉस, तो अपनी मेन लिस्ट पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से सबसे अच्छी बात क्या है वेबसाइट से सर्च करने की, जिससे कि आपकी कोई चीज़ छूटेगी नहीं। आपको मिल जाएगा कि हमारा जो पहला चैप्टर है इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, सारी चीज़ें आपको लिस्ट वाइज मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने नए पार्ट को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।